ग्रीन वाइन यूनिवर्सिटी के बगीचे में आरव ने सावधानी से अपनी जेब से एक नया आईफोन 6 निकाला। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, शालिनी, जन्मदिन मुबारक हो। शालिनी कभी आईफोन 6 का सपना देखा करती थी, लेकिन अब उसने घृणा से कहा, मुझे ये बेवकूफ फोन नहीं चाहिए। अब से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तारांकन धमाका। तारांकन। आरव को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिमाग खाली हो गया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह कठोर और निर्दयी लड़की उसकी प्रेमिका थी जिसके साथ वो आधे साल तक डेट करता रहा था। आरव एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का था। इस फोन को खरीदने के लिए उसने स्कूल छोड़ दिया और पार्ट टाइम काम किया। उसने अपने जीवन यापन के खर्च का आधा हिस्सा भी बचा लिया। उसने इसे खरीदने से पहले 3 महीने तक पैसे बचाए। किसने सोचा होगा कि उसे ऐसा विडंबनापूर्ण परिणाम मिलेगा? क्यों? आरव दहाड़ा, क्योंकि तुम गरीब हो। शालिनी ने अपना पर्स उठाया और मजाक करते हुए कहा, यह एक सीमित संस्करण लुई विटन है। आप इसे खुद को बेचने पर भी नहीं खरीद पाएंगे। मेरा नया बॉयफ्रेंड अपने क्रेडिट कार्ड से जितनी चाहे उतनी चीजें खरीद सकता है। क्या ये कारण पर्याप्त है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो, आरव ने गुस्से से कहा। मूर्ख मत बनो, समाज इतना यथार्थवादी है। शालिनी ने विनम्रतापूर्वक कहा, अच्छे परिवार में पैदा न होने के लिए तुम सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकती हो। तुम बेवकूफ किसान माता पिता की जोड़ी के घर पैदा हुई हो। तुम्हारे लिए जीवन भर एक बेकार इंसान बनकर रहना तय है। मैं, शालिनी, कभी भी एक बेवकूफ किसान की बहू नहीं बनूंगी। तुमने कहा था कि मैं कर सकता हूँ। मेरे माता पिता के बारे में बात मत करो। आरव ने उन्हें घूर कर देखा। उसकी काली आंखें ठंड से भरी हुई थी। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम किसी महिला को सार्वजनिक रूप से पीटने जा रहे हो? शालिनी चौंक गई। उसने कभी आरव को इतनी तीखी और ठंडी नजर से उसकी ओर देखते नहीं देखा था। यह सही है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा और कहूंगा कि तुम्हें इसका पछतावा है। आरव ने ठंडे स्वर में कहा। आपके सपनों में अब से मैं, शालिनी, तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। शालिनी ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वो मुड़ी और एक BMW की ओर चल दी। कार का दरवाजा खुला। एक युवक ने शालिनी को कार में खींच लिया। फिर उसने अपनी हथेली शालिनी की जांघ पर रख दी। अर्जुन। आरव की आंखें आग उगलने वाली थी। किसने सोचा होगा कि अर्जुन शालिनी का नया प्रेमी होगा? ये लड़का आरव का सहपाठी था। उसका परिवार आभूषण के व्यवसाय में था। आमतौर पर वो आरव को धमकाना पसंद करता था। अप्रत्याशित रूप से वो चुपके से आरव की प्रेमिका को चुराने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत ज्यादा था। धत तेरी की, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। आरव ने अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाया, छोटे किसान, तुम कौन होते हो मुझसे लड़ने वाले? अर्जुन ने कार से अपना हाथ बाहर निकाला और आरव को बीच वाली उंगली दिखाई। यह एक जबरदस्त अपमान था। अर्जुन, तुम कुत्ते के बच्चे हो। आरव गुस्से में था। उसने अपना हाथ उठाया और आरव पर फोन फेंकने वाला था। डिंग। लेकिन उस क्षण बिल्कुल नया फोन वास्तव में अपने आप जलने लगा। क्या आईफोन स्वचालित रूप से चालू हो सकता है? आरव ने भौहें सिकोड़ी। वो अपना सेलफोन फर्श पर पटकने ही वाला था। डिंग डिंग डिंग। लेकिन अगले ही पल फोन स्क्रीन पर संदेश आने लगे। आरव ने जब नजदीक से देखा तो दंग रह गया। देवी ने एक गिफ्ट भेजा। बैल दानव राजा ने एक गिफ्ट भेजा। विजेता जियाग्यू ने एक लाल गिफ्ट भेजा। राजा यानलुओ। लाल लिफाफे वाले संदेश पागलों की तरह आते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे गिफ्ट देना मुफ्त हो। क्या ये पागल लोगों का समूह है? उनके नाम बहुत मजेदार है। आरव ने अवचेतन रूप से गाली दी। फिर उसने जितनी जल्दी हो सका चैटिंग ऐप खोला और पूरी ताकत से लाल लिफाफे छीनने लगा। वो इतना गरीब था कि उसे मिट्टी खानी पड़ती थी। हर पैसे का हिसाब था। वो बहुत धीमा था। सारे गिफ्ट ले लिए गए। वो बहुत धीमा था। वो बहुत धीमा था। आरव ने उदास होकर फोन स्क्रीन की तरफ देखा। हालांकि गिफ्ट अभी भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। क्या ये हो सकता है कि ये पागल लोग 30 साल से अकेले रह रहे हो? मैं कुछ भी कैसे छीन सकता हूँ? आरव हताश हो गया। उसने अपनी उंगलियां तेजी से चलाने की पूरी कोशिश की। डिंग। बधाई हो, आपने बंदर राजा से एक गिफ्ट छीन लिया है। आपको समृद्धि के 3 बंदर फर मिले हैं। इसे आपके खजाने की तिजोरी में संग्रहित किया गया है। लानत है, मैंने सचमुच कुछ भी नहीं छीना। आरव अवाक था। क्या गिफ्ट से फर निकल सकता है? क्या ये कोई नया कार्य हो सकता है? आरव ने पहले कभी हाई एंड सेलफोन का इस्तेमाल नहीं किया था। वो इसे आजमाना चाहता था। उसे अपने खजाने की तिजोरी का आइकन मिला। उन्होंने उस पर टैप किया और स्क्रीन पर 3 सुनहरे फर दिखाई दिए। नीचे शब्दों की एक पंक्ति थी, समृद्धि का बंदर फर। यह उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार अपना आकार बदल सकता है। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? आरव ने निकासी बटन पर टैप किया। वूश। एक सुनहरी रोशनी चमकी और आरव के हाथ में एक सुनहरा बंदर का फर दिखाई दिया। क्या बकवास है, यह क्या बकवास है? आरव सदमे में चिल्लाया। उसने फिर से स्क्रीन पर देखा। 3 बंदरों में से केवल 2 ही बचे थे। हालांकि आरव ने पहले कभी हाई एंड सेलफोन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वो इतना मूर्ख नहीं था कि यह मान ले कि सेलफोन से कोई चीज टेलीपोर्ट हो सकती है। ये पूरी तरह से विज्ञान के खिलाफ था। क्या ऐसा हो सकता है? वे पागल लोग असली देवता है। लेकिन जियांग्यू और बुल डेमन किंग यहाँ क्यों है? ये दोनों बेवकूफ देवता नहीं है। आरव हैरान था। उसने ग्रुप का नाम देखा। लिखा था भिखारी फाउंडेशन। कम से कम आरव के पास ये बुनियादी सामान्य ज्ञान तो था। तथाकथित 3 लोग स्वर्ग, पृथ्वी और मानव लोक को संदर्भित करते थे। दूसरे शब्दों में, उन देवताओं के अलावा गिफ्ट समूह में बहुत सारे मनुष्य और राक्षस थे। गुआन गोंग, किन कियोंग, विजेता जियाग्यू, इतिहास के सभी प्रसिद्ध लोग इस समूह में थे। आरव को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि वहां ली बाई और डू पू भी थे। वहां बहुत सारे राक्षस भी थे जिनसे आरव परिचित था। बुल डेमन किंग, व्हाइट बोन स्पिरिट, स्पाइडर स्पिरिट। जब उसने उन्हें देखा तो वो वास्तव में चौंक गया। कोई आश्चर्य नहीं कि गिफ्ट छीनने का सत्र चल रहा है और मुझे कोई नहीं मिल पा रहा है। इस समूह में हजारों सदस्य हैं। खैर, पहले मुझे इसे आजमा कर देखने दो।
आरव ने खुद को शांत किया और समृद्धि के बंदर फर को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने खुद से सोचा, अगर तुम कर सकते हो तो मुझे एक और हाथ दो, मुझे और गिफ्ट छीनने दो। तारांकन ओफ तारांकन। आरव ने बंदर के फर पर फूंक मारी। फिर सचमुच उसका एक और बायां हाथ उगाया। यह मांस और खून से बना था और वो उसे आजादी से हिला सकता था। क्या बकवास है। अब वो 3 रियल्म्स रेड पैकेट ग्रुप की प्रामाणिकता की पूरी तरह से पुष्टि कर सकता था। लेकिन आरव रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। अरे यार, ऐसी बेवकूफी भरी इच्छा करने का क्या मतलब है। मैं एक अतिरिक्त हाथ के साथ लोगों का सामना कैसे करूंगा। क्या मैं अपना हाथ काटने जा रहा हूं? डिंग। समृद्धि के बंदर फर के समाप्त होने में 3 मिनट बचे हैं। सौभाग्य से इसकी एक समय सीमा है। इससे मैं बुरी तरह डर गया। आरव को ऐसा लगा जैसे उसे माफ कर दिया गया हो। यदि इस पर विचार किया जाए तो यदि बंदर के फर का प्रभाव कम नहीं होता तो वो सोने और चांदी के कुछ पहाड़ बना सकता था और अपना शेष जीवन आराम से बिता सकता था। भाड़ में जाओ, मैं गिफ्ट छीनना भूल गया। आरव ने अपने माथे पर थपकी दी और अपने तीनों हाथों से गिफ्ट पर थपथपाया। ये देवताओं का समूह है, एक बाल भी खजाना है। मैं ये स्वर्णिम अवसर नहीं छोड़ सकता। दुश्मन की मारक क्षमता बहुत अधिक है, मैं उन्हें हरा नहीं सकता। 3 मिनट बीत चुके थे और आरव को अभी भी कुछ नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही तीसरा हाथ गायब हुआ, उसका सेलफोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। आरव इतना उत्साहित हो गया कि अपनी सीट से उछल पड़ा। मैं समझ गया। डबल मार। डिंग, बधाई हो, आपने लात्जू से एक गिफ्ट छीन लिया है। आपको 8 त्रिग्राम दिव्य ऋण प्राप्त हुआ है। इसे आपके खजाने में संग्रहित किया गया है। डिंग, बधाई हो, आपने चंद्रदेव से एक गिफ्ट छीन लिया है। आपको विवाह के 3 तावीज मिले हैं। इसे आपके खजाने में जमा कर दिया गया है। आरव का चेहरा खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन से भर गया। ये तो कमाल है। इसके बाद गिफ्ट छीनने का सिलसिला धीरे धीरे बंद हो गया। चैट विंडो में एक अवतार दिखाई दिया। लात्जू, तारांकन खांसी, तारांकन खांसी, तारांकन। सभी को शुभ संध्या। आज 3 रियल्म्स इंट्रानेट का उद्घाटन है। आज से ये भिखारी फाउंडेशन हमारा नया खेल का मैदान होगा। 8000 शब्द छोड़े गए। जेड सम्राट, ठीक कहा लात्जू। 3 ताली बजाने वाली इमोजी। सनजांग, बेहतरीन पोस्ट। जियांग्यू, भाड़ में जाओ तुम, अधिक गिफ्ट भेजें। बैल दानव राजा, यूयू, मैंने अभी अभी गोल्डन सिल्क ड्रेस का एक सेट छीना है। मैं इसे अभी तुम्हें भेज रहा हूँ। जेड फेस फॉक्स, ठीक है बुल ब्रो। 3 प्रेम इमोजी। राजकुमारी आयरन फैन, 3 रसोई के चाकू। समूह ने स्पैम करना शुरू कर दिया है। कुछ समय तक कोई भी रेड पैकेट नहीं मिलेगा। आरव ने जल्दी से अपने पुराने सेलफोन का सिम कार्ड बदलकर नया सिम कार्ड लगाया। फिर वो बस स्टॉप की ओर भागा। उसने उन 2 गिफ्टों को भी देखने की जहमत नहीं उठाई जो उसने अभी अभी छीने थे। अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। बड़े अरबपति के टीवी। आज रात यार शालिनी का जन्मदिन था और अर्जुन ने उसके जश्न मनाने के लिए एक शानदार कमरा खोला। 30 से ज्यादा सहपाठियों और दोस्तों को आमंत्रित किया गया था। ये बहुत ही जीवंत था। मुझे किस करो, चुमा दे दे। शराब पीने के 3 दौर के बाद सभी लोग हंगामा करने लगे। वे चाहते थे कि अर्जुन और शालिनी अंतरंग हो जाएं। अचानक निजी कमरे का दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। तुम यहाँ क्यों हो? आपका यहाँ स्वागत नहीं है, शालिनी ने ठंडे स्वर में कहा। छोटे किसान, क्या तुम हार नहीं मानना चाहते? मैं वही हूँ जिसे शालिनी प्यार करता है। यदि आप मुझे लगातार परेशान करते रहेंगे तो आप केवल अपमानित होने के लिए कहेंगे, अर्जुन ने तिरस्कारपूर्ण भाव से कहा। आरव ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, मुझे गलत मत समझो, मैंने इस पर गहराई से सोचा है। शालिनी और मैं एक ही तरह के लोग नहीं हैं। अगर हम खुद को एक साथ रहने के लिए मजबूर करते हैं तो कोई खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन नहीं है। मैं आपको अपना अर्जुन आधा रव पे आ की मात्रा देने के लिए तैयार हूँ और विशेष रूप से आपके सुखद क्षणों का गवाह बनने के लिए आना चाहता हूँ। कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, अन्यथा मैं तुम्हें मिनटों में मौत के घाट उतार देता। अर्जुन ने घमंड से हंसते हुए कहा। अभी हम कहाँ थे? आगे है। मुझे किस करो, चुमा दे दे। युवा मास्टर अर्जुन, मुझे एक फ्रेंच चुम्बन दे दो। तुम्हें 3 मिनट तक चूमना होगा। आसपास की भीड़ खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन से झूमने लगी और इस सुखद और मधुर क्षण को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन निकाल लिए। अर्जुन अपने चेहरे पर दिखावटी भाव लिए हुए उसके पास आया। उसने अपना बायां हाथ उसकी कमर पर लपेटा, अपने दाएं हाथ से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसे जोश से चूमा। उसी समय आरव ने एक समृद्ध बंदर फर उठाया और अपने दिल में चिल्लाया, अर्जुन के मुंह में गर्म गंदगी का ढेर डाल दो। आरव ने उस पर फूंक मारी और समृद्ध बंदर का फर अर्जुन के मुंह की ओर उड़ गया। भाई वे, तुम्हारे मुंह में वो क्या है? शालिनी दंग रह गया। ओह, अर्जुन को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में कोई बहुत ही बदबूदार चीज भर गई हो। उसके गाल फूल गए और पुक की आवाज के साथ उसने शालिनी के सिर और चेहरे पर पीले, पानीदार और बदबूदार मल का एक बड़ा गड्ढा थूक दिया। अपने सामने का दृश्य देखकर सभी नन्हे दोस्त स्तब्ध रह गए और जो कुछ हो रहा था उस पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। लानत है, युवा मास्टर अर्जुन, तुम उल्टी क्यों कर रहे हो? आरव ने पूरी ताकत से चिल्लाया। फिर उसने अपना कैमरा चालू किया और पागलों की तरह शटर क्लिक किया। वो उस पल को रिकॉर्ड करना चाहता था जब उसने उसे चखा था। तारांकंती, यंग मास्टर अर्जुन के मुंह से निकला। उफ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बाहर जाकर थोड़ी देर के लिए उल्टी करनी है। लानत है, वो ये बात कैसे उगल सकता था? ये बहुत ही घृणित है। मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। उसके साथ ही किसी तरह निजी कमरे से भाग निकले। अर्जुन ने बेवकूफ की तरह अपने होंठ चटकाए और उसे चखा। तभी उसे पता चला कि यह मल है। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और एक पल के लिए अचंभित याशालिनी को देखा। फिर वे दोनों एक साथ झुक गए और पागलों की तरह उल्टी करने लगे। डिंग, समृद्ध बंदर फर का प्रभाव खत्म होने में 3 घंटे लगेंगे। उनके कष्ट सहने के लिए ये समय पर्याप्त है। अधिसूचना प्राप्त करने के बाद आरव शियाओबे ने अपनी नाक भींची और घटनास्थल से चला गया। आरव के टीवी से बाहर निकलते ही जोर से हंसने लगा।
उसने याव शालिनी की निर्दयता और भौतिकवादी रवैये के बारे में सोचा। फिर उसने सोचा कि अर्जुन कितना घमंडी और निरंकुश था। आरव के दिमाग में केवल एक ही शब्द था, बहुत बढ़िया। बेशक वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि भिखारी फाउंडेशन की वजह से ही वो आज अपना गुस्सा जाहिर कर पाए। समृद्ध बंदर फर एक खजाना है, दुर्भाग्यवश उसके पास केवल एक ही बचा था, इसलिए उसे इसका उपयोग सावधानी से करना पड़ा। चलो अन्य 2 नए खजानों को देखने के लिए एक जगह खोजें। आरव ने खुद को शांत किया और केटीवी के बगल में एक सुनसान गली की ओर भाग गया। आइए लात्सू के 8 त्रिग्राम दिव्य रून पर एक नजर डालें। लात्से सानकी का नेता है, उसका पद बहुत ऊंचा है, उसने जो सामान भेजा है वो अवश्य ही सर्वोच्च स्तर का होगा। आरव ने अपने खजाने का बक्सा खोला और उत्सुकता से निकासी बटन दबाया। भनभनाहट, तारांकन मोबाइल फोन से एक तेज रोशनी निकली और आरव के सामने बदलाव आने लगा। ताइची, येन और यांग, 4 प्रतीक, 5 तत्व, 8 त्रिग्राम, 10 स्वर्गीय तने, 12 सांसारिक शाखाएं, 24 सौर शब्द, सितारे, दुनिया में सब कुछ। यह एक क्षण में ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। ये बहुत बढ़िया है, ये हॉलीवुड के विशेष प्रभावों से कहीं ज्यादा शानदार है। आरव चौंक गया। डेंग। 8 त्रिग्राम दिव्य रून, इसका मालिक अच्छे या बुरे भाग्य की भविष्यवाणी कर सकता है, भाग्य के उदय या पतन की भविष्यवाणी कर सकता है, फैन शुई के उदय या पतन की भविष्यवाणी कर सकता है। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, मुझे इसका उपयोग करना होगा। आरव ने स्क्रीन पर टैप किया और दिव्य रून उसकी बाईं हथेली में समा गया। उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी उंगलियों से हिसाब लगाना शुरू कर दिया। चलो भी, मुझे आज के भाग्य की गणना करने दो। आरव ने पहले ही 8 त्रिग्राम दिव्य रून के रहस्य में महारत हासिल कर ली थी। बाजार में मौजूद उन अधब के फैंग शुई मास्टर्स की तुलना में वो असली सौदा था। अचानक उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली और चौंक कर बोला, हे भगवान, दक्षिण, एक आड़ू का फूल आ रहा है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक खूबसूरत युवती दौड़कर उसके पास आई। उसके चेहरे की विशेषताएं बहुत खूबसूरत थी और उसकी त्वचा जैद की तरह थी। वो लंबी और सुडौल थी। उसकी लंबी और गोरी टांगें किसी भी आदमी का खून खौलाने के लिए काफी थी। संयोग से आरव ने उसे पहचान लिया। 4 कैंपस सुंदरियों की नेता रिया। स्कूल फोरम में कुल 4 कैंपस सुंदरियां थीं। रिया अपनी सुंदरता और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। वो शांत स्वभाव की थी और कभी किसी घोटाले में शामिल नहीं हुई थी। वो एक आदर्श देवी थी। वो सबसे लोकप्रिय थी। आरव के पास याव शालिनी हुआ करती थी, इसलिए उसने 4 कैंपस सुंदरियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब उसने करीब से देखा तो वो रिया की सुंदरता देखकर दंग रह गया। उसकी तुलना में याव शालिनी कुछ भी नहीं थी। मदद करना मिस्टर, कृपया मुझे बचा लो। रिया बहुत तेजी से भागा और आरव की बाहों से टकरा गया। इतना मुलायम, आरव की नाक से लगभग खून बहने लगा जब वो मुलायम पर के 2 टुकड़ों से टकराया। क्या इतना मुलायम है? रिया घबरा गई। उसकी खूबसूरत आंखें बार बार पीछे की ओर देख रही थी। अहम, कुछ नहीं। आरव ने अपना सिर हिलाया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? मैं आपको बता दूं। इस समय भयंकर दिखने वाले पुरुषों का एक समूह आया। नेता ने अपने बालों को लाल रंग में रंगा हुआ था और घमंड से कहा, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, उसे आज रात मेरे साथ आना होगा। उसके पीछे कम से कम 10 अनुयायी थे। उनके पहनावे से पता चलता था कि वे सभी गैंगस्टर थे। मिस्टर, कृपया मुझे बचाओ, मैं तुम्हें निश्चित रूप से चुका दूंगा। रिया ने घबराहट में आरव की आस्तीन खींची। अरे बहन, वे बहुत सारे हैं, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? आरव को पसीना आ रहा था। वो एक सामान्य विश्वविद्यालय का छात्र था। वो अपनी खेल परीक्षा में लगभग असफल हो गया था। वो इन बदमाशों से कैसे लड़ सकता था? क्या सभी वेब उपन्यास यह नहीं कहते कि जब कोई सुंदरी खतरे में होती है तो मुख्य पात्र उसे बचाएगा? मुझे लगता है कि आप बिल्कुल पुरुष प्रधान किरदार की तरह दिखते हैं। रिया बहुत चिंतित थी, जैसे वो किसी हताश स्थिति में डॉक्टर को खोजने की कोशिश कर रही थी। बहन, यह वास्तविक जीवन है। यदि आप वेब उपन्यासों की तरह व्यवहार करते हैं तो आप एक भयानक मौत मरेंगे। आरव ने अपने चेहरे पर एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति के साथ कहा। गधे, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। फायर बॉस की लड़कियों पर डोरे डालने में बाधा मत बनो। एक गंजा आदमी गुस्से से खड़ा हो गया। क्या आपको लगता है कि मुझ आयरन हेड को आसानी से डराया जा सकता है? उफ, गंजे आदमी ने थूका और गुस्से से उसकी ओर चला गया। पोम, तारांकन। इसी समय शांत आकाश से एक बियर की बोतल गिरी और सीधे गंजे आदमी के सिर पर जा लगी। स्प्लैट, उसके गंजे सिर से चमकीला लाल गर्म खून बह निकला जिसे रोका नहीं जा सका। आउच, दर्द हो रहा है। गंजा आदमी अपना सिर पकड़कर जमीन पर लौट गया, दर्द से चिल्लाने लगा। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुसीबत में पड़ोगे, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, आरव ने तथ्यात्मक रूप से कहा। उसके आसपास सभी लोग असमंजस की स्थिति में थे। ये गली के टीवी के बगल में थी। गली से बोतल गिरना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन आरव को बोतल का सही समय और स्थान कैसे पता चल सकता था? क्या यह संभव है कि आप भविष्य बताना जानते हो? रिया ने अपनी लंबी पलकें झपकाई। उसकी आंखें रात के आसमान में तारों की तरह थीं, जो जिज्ञासा से भरी हुई थी। आरव दंग रह गया। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता है। अगर तुम इच्छुक हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हरामी, यहाँ रहस्यमय बनने की कोशिश मत करो। ये सिर्फ एक संयोग है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मास्टर हो? फायर बॉस गुस्से से चिल्लाया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? आरव ने तकी ब्रो के चेहरे को घूरा। उसी समय उसने अपनी उंगलियां भींचते हुए कहा, आपके माता पिता मर चुके हैं और आप 10 साल से अकेले भटक रहे हैं। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत कुछ सहा है। आपको भोजन और कपड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके ऊपर बड़ी ताकतें हैं। क्या मैं सही हूँ? ये सुनकर सभी गैंगस्टर और भी अधिक भ्रमित हो गए। सभी जानते थे कि फायर बॉस ने अपना करियर 10 साल पहले शुरू किया था। उसने एक छोटे गिरोह का बॉस बनने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके ऊपर बड़े गिरोह थे और उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। आरव ने एक भी शब्द नहीं छोड़ा। ये बहुत सटीक था। हालांकि फायर बॉस ने अपना सिर हिलाया और कहा, गिरोह में हर कोई जानता है कि आपने अभी क्या कहा।
आप इसे भाग्य बताना कहते हैं? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं किसी गिरोह का सदस्य नहीं हूँ। आरव ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें हाल ही में हुई एक घटना बताता हूँ। ओह, तुम्हारी पत्नी कल घर से भाग गई। वो एक अच्छी औरत है। वो इसलिए चली गई क्योंकि तुमने उसे नाराज कर दिया था। क्या बकवास है, आप इसका हिसाब भी लगा सकते हैं। भाई टकी दंग रह गया, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। ये घटना कल रात ही घटी थी और चूंकि यह अपमानजनक था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आरव भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम होगा। हर कोई अचंभित था। दूसरी ओर रिया अपनी बड़ी खूबसूरत आंखों से आरव को घूर रही थी। वो बेहद प्यारी लग रही थी। मालिक, आप मेरे ग्रैंड मास्टर हैं। उनकी दूरदर्शिता ईश्वर के समान थी। मैं फायर बॉस आपसे पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। भाई टकी का रवैया 180 डिग्री बदल गया। उसने विनती की, मुझे अपनी पत्नी को छोड़ने का पछतावा है। गुरु, कृपया मुझे सिखाएं कि उसे वापस कैसे लाया जाए। कृपया। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरे दोस्त को कुछ नहीं करेंगे। आरव ने रिया के कंधे पर थपथपाया। कैंपस की वो सुंदरी दंग रह गई। वो आरव की बाहों में लेटी रही, 1 इंच भी नहीं हिली। चिंता मत करो गुरुजी, जब तक तुम मेरी मदद करने को तैयार हो, तुम भविष्य में मेरे बड़े भाई होगे और यह महिला मेरी भाभी होगी। मैं निश्चित रूप से तुम दोनों का सम्मान और प्यार करूंगा। भाई टकी ने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया। बकवास मत करो। क्या भाभी? रिया को होश आया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से आरव की बाहों को छोड़ दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर शर्म की झलक दिख रही थी। यह एक अलग तरह का प्यारा आकर्षण था। आरव का दिल द्रवित हो गया। सभी गैंगस्टर उसकी सुंदरता से दंग रह गए, लेकिन मास्टर आरव के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़े। जरा ठहरिए, मेरे पास मत आओ, आरव ने कहा और चला गया। उसने अपना सेलफोन निकाला और पाया कि उसके खजाने में विवाह के 3 ताबीज थे। वे काम आए। शादी का आकर्षण, दोनों पक्षों के नाम लिख ले और आप शादी रचा सकेंगे। शादी की सफलता व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करती है। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? अगर मैं इसका इस्तेमाल भी करूं तो भी यह काम नहीं करेगा। ये बहुत बेकार है। आरव थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने इसे वापस लेने में संकोच नहीं किया। बेकार ताबीज की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसे देने से कोई नुकसान नहीं होगा। ये लो और इस पर अपना और अपनी पत्नी का नाम लिखो। आरव ने ताबीज भाई टकी को दे दिया। भाई टकी की पत्नी एक अच्छी इंसान थी और उसे वास्तव में इसका पछतावा था। ये जादू निश्चित रूप से काम करेगा। मैंने काम पूरा कर लिया, भाई टकी ने तुरंत कहा। ठीक है, तुम्हें बस घर जाकर बुद्ध से प्रार्थना करनी है, तुम्हारी पत्नी वापस आ जाएगी। आरव ने कहा। मांस से दूर रहो और बुद्ध की प्रार्थना करो। भाई टकी ने सिरदर्द के साथ कहा, जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे हमेशा नींद आती है और मैं मांस के बिना खाना नहीं खा सकता। क्या आप? बकवास बंद करो। यदि आप लापरवाह हैं, तो अपनी पत्नी को खो देने पर मुझे दोष मत दीजिएगा। इसके अलावा आपके अनुयायियों के लिए शाकाहारी बनना और बुद्ध की प्रार्थना करना भी बेहतर होगा। इस तरह से यह अधिक ईमानदार होगा। आरव ने मुंह बनाया। विवाह के आकर्षण का उपयोग करने के लिए उसे शाकाहारी होने और बुद्ध की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं थी। आरव जानबूझकर इन ठगों को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं मास्टर की बात सुनूंगा। मेरी पत्नी के वापस आने से पहले मैं और मेरा छोटा भाई शाकाहारी भोजन करेंगे और हर दिन बुद्ध की प्रार्थना करेंगे। भाई टकी ने बार बार सिर हिलाया। उसके आसपास खड़े गुंडे रोना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। बॉस, ऐसे मत बनो। 1-2 दिन इंतजार कर ले तो ठीक है, लेकिन अगर भाभी वापस नहीं आई तो क्या हमें अपना सिर कटाकर साधु नहीं बनना पड़ेगा? बकवास बंद करो। अगर मास्टर जी कहते हैं कि यह काम करेगा, तो ये काम करेगा। अब मेरे साथ आओ। मास्टर की छेड़खानी में खलल मत डालो। भाई टकी अब आरव के प्रति बहुत अंधविश्वासी हो गया था। उसने डांटा और अपने सभी अनुयायियों को दूर कर दिया। आखिरकार मैं सुरक्षित हूँ। रिया ने उसकी छाती थपथपाई और गंभीरता से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे अपना नंबर दो, मैं अगली बार तुम्हें भोजन कराऊंगा। रिया, जो शांत हो गई थी, ने अपने सामान्य शांत स्वभाव को पुनः प्राप्त कर लिया। घबराहट दूर होने के बाद उसका चेहरा और भी सुंदर हो गया। तुम बहुत खूबसूरत हो। आरव कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने मुस्कुराते हुए उसे अपना नंबर बताया। बकवास बंद करो। मुझे ऐसे आदमी पसंद नहीं जो बकवादी हो। रिया ने आरव को प्यार से देखा और कहा, पहले मैं ही आगे बढ़ूंगी। मैं इस सप्ताहांत तुमसे मिलूंगी। इतनी जल्दी मत जाओ, मैं भी आपके जैसे ही रास्ते पर जा रहा हूँ। मैं भी ग्रीन वाइन यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। आरव ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। क्या संयोग है, हम स्कूल के साथी हैं। ये भाग्य है। आप भविष्य बताने में बहुत अच्छे हैं। आपने ये कहाँ से सीखा? मैंने खुद ही इसका पता लगा लिया। क्या वो कागज का ताबीज सचमुच काम करेगा? अगर यह काम नहीं करेगा तो वे गैंगस्टर निश्चित रूप से आएंगे और आपको पीटेंगे। चिंता मत करो, ये चंद्रदेव की ओर से एक उपहार है। यह निश्चित रूप से काम करेगा। क्या चंद्रदेव? खांसी चांद तो गोल है। दोनों एक साथ स्कूल लौटे। रिया एक शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन आरव के सामने वो बहुत बातूनी थी। वापस आते समय उसने आरव के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा समय बिताया। आरव उसे उसके छात्रावास तक ले गया, फिर उसने अनिच्छा से अलविदा कहा। अपने छात्रावास में वापस आकर उसके 3 रूममेट कंप्यूटर के सामने इकट्ठे हुए कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने आरव को देखा तो उन्होंने जल्दी से कंप्यूटर बंद कर दिया। तीसरे भाई, तुम वापस क्यों आए हो? रवि, जिताओ और राज फैंगई बहुत घबराए हुए थे। तुम लोग क्या देख रहे हो? आरव ने उत्सुकता से पूछा। तीसरे भाई, अब और मत पूछो। अगर तुम नहीं पूछोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। ली मिंग ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, मैं दुखी क्यों होऊंगा? आरव ने कहा, मुझे देखने दो। अगर नहीं तो मैं जिज्ञासा से मर जाऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कूल फोरम पर एक पोस्ट थी। अर्जुन आधा रशक का था। मास्टर अर्जुन ने अपनी प्रेमिका का जन्मदिन मनाने के लिए 10,000 सोने के सिक्के फेंके। पोस्ट में बहुत सारी तस्वीरें थी। उदाहरण के लिए अर्जुन और शालिनी की अंतरंग बातचीत, मोमबत्तियां बुझाना, शुभकामनाएं देना, केक काटना आदि।
हर तस्वीर बहुत प्यारी और खुशनुमा थी। तीसरे भाई, दुखी मत हो। तीसरे भाई, दुखी मत हो, तुम्हें इस तरह की कुतिया की जरूरत नहीं है। तीसरे भाई, तुम्हें धीरज रखना होगा, कोई बेवकूफी वाली बात मत करो। आरव के लिए उसके तीनों रूममेट्स चिंतित थे, उन्हें डर था कि वो परेशान हो जाएगा। आरव ने शांति से मुस्कुराते हुए पूछा, आप तीनों ने इस पोस्ट को आखिरी बार कब रिफ्रेश किया था? क्या मतलब है तुम्हारा? रवि ने पूछा। जल्दी करो, इसे ताज़ा करो, राज ने उन्हें याद दिलाया। ली ने जल्दी से रिफ्रेश बटन पर टैप किया। अगले ही पल वे तीनों पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। पोस्ट में बहुत सारी नई तस्वीरें थीं और उनमें से प्रत्येक को केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है, भारी, मोह, स्वाद। पोस्ट से बाहर निकलते ही फोरम का मुखपृष्ठ इस खबर से भर गया। मास्टर अर्जुन ने उल्टी कर दी, उसकी प्रेमिका ने उसके चेहरे पर उल्टी कर दी। उसके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए 10,000 सोने के सिक्के, ये 10,000 सोने के सिक्के हैं। मास्टर अर्जुन ने विज्ञान में प्रवेश करते समय मल क्यों उगल दिया? शतारांकन ती का स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद कैसा है? अर्जुन, शालिनी। लानत है, मंच पर बाढ़ आ गई है। क्या शालिनी भविष्य में भी लोगों से मिल पाएगी? वो कुतिया इसी लायक थी, उसने हमें मूर्ख बनाया। प्रतिशोध। जल्दी करो, मैं बाकी देखना चाहता हूँ। उसके तीनों रूममेट स्तब्ध रह गए, वे इस भारी खबर में पूरी तरह डूब गए। आरव मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला, वो अपनी उपलब्धियों और प्रसिद्धि को छिपाने की कोशिश कर रहा था। नहाने के बाद आरव बिस्तर पर लेट गया, ये देखने के लिए कि क्या कोई और लाल गिफ्ट बचा है जिसे वो छीन सके। वो एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि यह सब थ्री रियल्म्स भिखारी फाउंडेशन की बदौलत ही था कि वो उस जोड़े से निपटने और रिया को बचाने में सक्षम था। उस समूह के सभी लाल लिफाफे खजाने थे, जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। अचानक उसका सेलफोन कंपन करने लगा। डिंग। जू बाजी ने आपको मित्रता का अनुरोध भेजा है। आरव दंग रह गया, उसके दिमाग में सबसे पहले एक सुअर का सिर आया। दूसरा शिक्षयोग, उसने मुझे मित्रता का अनुरोध क्यों भेजा? क्या उसे पता चल गया कि मैं बाहरी हूँ? आज थ्री रियल्म्स इंटरनेट का उद्घाटन दिवस था। आरव ने सिस्टम में किसी खामी के कारण थ्री रियल्म्स भिखारी फाउंडेशन में प्रवेश किया होगा। अगर उसका पता चल गया तो उसे निश्चित रूप से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो क्या करे? अरे हाँ, चलो भविष्यवाणी करते हैं। आरव शियाओबेई के दिमाग में एक विचार आया। उसने जल्दी से अपनी उंगलियों से गणना की और राहत की सांस ली। यह एक अच्छा संकेत है। दूसरे शिक्षियों को जोड़ने के बारे में चिंता मत करो। उन्होंने स्वीकार करें बटन पर क्लिक किया और तुरंत उन्हें एक संदेश प्राप्त हुआ। जू बाजी, नमस्ते साथी साधक। 3 शर्मीली इमोजी। ओह। आरव के दिमाग में एक शर्मीले सुअर की छवि उभरी और वो खुद को घृणा महसूस करने से नहीं रोक सका। उसने खुद को संभाला और जवाब दिया, नमस्ते जू बाजी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? कैनोपी मार्शल, आपने अभी अभी 3 विवाह ताबीज छीन लिए हैं, है ना? आरव, हाँ। कैनोपी मार्शल, क्या आप मुझे एक लेने देंगे? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। आरव, मार्शल को विवाह के आकर्षण की आवश्यकता क्यों है? कैनोपी मार्शल, मैं फेरी चांग ई के साथ रहना चाहता हूँ। एंड शर्मीली इमोजी। आरव, अब मैं समझ गया। पसीना निकालने वाली इमोजी। तीनों लोगों में ऐसा कौन था जो दूसरे वरिष्ठ भाई और चांगी के बारे में नहीं जानता था? वैसे भी आरव ने सोचा कि शादी का आकर्षण बहुत कम मूल्य का है, इसलिए एक और लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन समस्या ये थी कि इसके बदले में उसे क्या मिलेगा? आरव को देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, मार्शल, क्या आपके पास सन वुकोक से समृद्धि का बंदर फर है? यदि आपके पास है तो आप इसे मेरे साथ बदल सकते हैं। कैनोपी मार्शल, मेरे पास वास्तव में यह नहीं है। एल्डर शिक्षियोग आज लाल लिफाफे बांटने को लेकर बहुत उत्साहित थे, इसलिए उनके बालों का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। थोड़े समय में उनके बालों को पाना मुश्किल होगा। 3 पसीना बहाने वाले इमोजी। आरव थोड़ा निराश हुआ। वैसे भी यह एक अच्छा शगुन था और दूसरा वरिष्ठ भाई थोड़ा मूर्ख था, इसलिए उसने सीधे उससे पूछने का फैसला किया। आरव, क्या दूसरे वरिष्ठ भाई के पास ऐसा कुछ है जिसका उपयोग आम लोग कर सकें? कैनोपी मार्शल, ऐसा कुछ जो आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके? मेरे पास यह नहीं है, लेकिन मैं गालाओ गांव वापस जा सकता हूँ। आरव अवाक रह गया। गालाओ गांव वास्तव में अस्तित्व में था। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो इतना गरीब है कि उसे मिट्टी खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए उसने कहा, ठीक है, तो मुझे कुछ सोना, चांदी और गहने लाकर दो। कैनोपी मार्शल, सोना, चांदी और गहने सब बेकार की चीजें हैं। क्या आपको नहीं लगता कि शादी के आकर्षण के लिए उन्हें बदलना नुकसानदेह है? आरव, यह कोई नुकसान नहीं है, यह कोई नुकसान नहीं है। इसे बस मार्शल से दोस्ती करने जैसा समझो। कैनोपी मार्शल, ठीक है, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा दोस्त बनूंगा। मेरा इंतजार करो, मैं अभी इसकी तलाश करने जा रहा हूँ। आरव मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, सोना और चांदी तुम्हारे लिए बेकार है, लेकिन वे मेरे लिए बहुत उपयोगी है। उन्हें खजाने के लिए आदान प्रदान करना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हे। तीसरे भाई, आए और एक नजर डालें। मंच पर एक और धागा भर गया है। राज फैंगे चिल्लाया। अर्जुन द्वारा उल्टी करने से अधिक लोकप्रिय कोई अन्य पोस्ट क्या हो सकती है? आरव उत्सुकता से अपने बिस्तर से उछल पड़ा और देखने के लिए आगे बढ़ा। रिया और रहस्यमय आदमी बाहर है, देर रात हॉस्टल लौटना। विशाल अर्जुन आधा रशा के अंतर्गत प्रमाण के रूप में कई तस्वीरें थी। पोस्ट पर टिप्पणी करने वाले लगभग सभी लोग रिया के कट्टर प्रशंसक थे। वे सभी ईर्ष्यालु, जलन अर्जुन लथे और रहस्यमय व्यक्ति के पूर्वजों को कोस रहे थे। क्या आजकल लोग इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि उनके अंकोशों में दर्द होने लगता है? मैं इसे हस्तमैथुन भी कर सकता हूँ, आरव ने अपराध बोध से कहा। सौभाग्य से ये तस्वीर रात में ली गई थी, इसलिए उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। तीसरे भाई, चित्र में रहस्यमय व्यक्ति आपके जैसे ही कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो तुम नहीं हो सकते, है ना? ली मिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या हरामी, हमारी रिया देवी के साथ आपका क्या रिश्ता है? रवि और राज ने मेज पटक दी और खड़े हो गए।
उन्होंने अपनी मुठियां रगड़ी और आरव की ओर चल दिए। ये दोनों लोग रिया के कट्टर प्रशंसक थे, वे आरव को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आरव ने निगल लिया, वो जानता था कि अब खुद को समझाना बेकार होगा, इसलिए उसने इसके विपरीत करने का फैसला किया और कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि रिया मेरी प्रेमिका है। ये सुनकर उसके तीनों रूममेट्स दंग रह गए। तीसरे भाई, तुमने डींगे मारना कब से सीख लिया? रवि ने आंखें घुमाई। मैं डींग नहीं मार रहा हूँ, तस्वीर में जो व्यक्ति है वो वास्तव में मैं ही हूँ। मैंने इसे स्वीकार करने का साहस जुटाया, लेकिन आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, आरव ने कहा। तीसरे भाई, इस दिखावटीपन में कोई तकनीकी सामग्री नहीं है। ली मिंग ने अपना सिर हिलाया और पोस्ट पढ़ना जारी रखा। तीसरे भाई, मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। रिया देवी के बारे में कल्पना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मत भूलना, रिया परिवार ग्रीन वाइन सिटी में नंबर 1 परिवार है। केवल अर्जुन आधा रशिया युवा स्वामी ही उसका पीछा करने का अधिकार रखते हैं, राज ने कहा। वैसे भी मैंने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं। आरव ने कंधे उचकाए और चुपचाप अपनी तेज तर्रार बुद्धि के लिए खुद को अंगूठा दिखाया। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। दूसरा बड़ा भाई बहुत तेज है, मैं उसे छीन लूंगा। आरव मुस्कुराया और लाल लिफाफे पर क्लिक किया। डिंग, जू बाजी का लाल गिफ्ट छीनने के लिए बधाई। आपको एक छोटा सा खजाना मिला है, इसे आपके खजाने में रखा गया है, क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? दूसरा बड़ा भाई बहुत दयालु है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इनका पूरा डिब्बा दे दिया। आरव की आंखें चमक उठी, वो जल्दी से बिस्तर पर चढ़ गया और अपने सिर को कंबल से ढक लिया। निकालना। आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा और एक छोटा लकड़ी का बक्सा उसके सामने प्रकट हुआ। आरव उसे खोलने के लिए बेताब था। अंदर 10 छोटे सोने की सिलियां और कुछ सोने और जैद के हेयरपिन थे। वहां ज्यादा सोना नहीं था और गहने भी खास नहीं थे। आखिरकार ये गालाव गांव का उत्पाद था। लेकिन आरव, जो एक गांव से आया था, के लिए यह बात उत्साह से कांपने के लिए काफी थी। मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, मैं एक गरीब किसान से एक अमीर आदमी बनने जा रहा हूँ, वाह। तीसरे भाई, तुम अपने बिस्तर पर क्यों कंधे उचका रहे हो? क्या तुम फिर से फिल्में देख रहे हो? राज फैंगई ने उत्साह से झुककर कहा। अच्छी फिल्में साझा की जानी चाहिए, समझे? नहीं, मैं कोई फिल्म नहीं देख रहा हूँ। आरव ने कंबल के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला और पूछा। दूसरे भाई, आप ग्रीन वाइन सिटी में जन्मे और पले बड़े हैं, क्या आप जानते हैं कि मैं सोना कहाँ खरीद सकता हूँ? क्या आपके परिवार की 3 पीढ़ियां गरीब किसानों की नहीं है? तुम्हें सोना कहाँ से मिला? राज फैंगई ने उत्सुकता से पूछा। यह एक लंबी कहानी है, अब मुझे बताओ, आरव ने अस्पष्टता से कहा। राज फैंगई ने सिर हिलाया और कहा, सभी बड़े आभूषण स्टोर सोना स्वीकार करते हैं। सोने की कीमत लगभग $300 प्रति ग्राम है, धोखा मत खाओ। ठीक है, मैं कल वहां जाऊंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम लोगों को दावत दूंगा, आरव ने उत्साह से कहा। क्या क्या हमने सही सुना? उसके तीनों रूममेट्स ने एक साथ आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम हमारा इलाज कर रहे हो? ये खिलता हुआ लोहे का पेड़ है। तुमने सही सुना, कल अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। मैं तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट बुक कर दूंगा, जितना चाहो उतना खाओ, यह मेरा इनाम है, आरव ने गर्व से कहा। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद से आरव को कभी इतना गर्व और प्रसन्नता महसूस नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। इसका वर्णन करने के लिए केवल एक ही शब्द था, अद्भुत। हाँ, उस मामले में हम आपको अग्रिम धन्यवाद देते हैं, बॉस आरव। तीनों रूममेट्स खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन से झूम उठे। एक विश्वविद्यालय के कुत्ते के लिए सबसे अच्छे रेस्तरां में खाना खाने जाना एक दुर्लभ अवसर था। वो एक शांत रात थी। अगली सुबह आरव बस से शहर के केंद्र तक गया। रास्ते में वो 3 लोगों के लाल लिफाफे समूह को स्क्रॉल करता रहा। दुर्भाग्य से समूह के सभी लोग स्पैमिंग कर रहे थे। उसके पास छीनने के लिए कोई लाल गिफ्ट नहीं था। जब वे शहर के केंद्र में बस से उतरे तो उन्होंने सबसे समृद्ध क्षेत्र में दाफेक ज्वेलरी का साइन बोर्ड देखा। ग्रीन वाइन सिटी में सबसे बड़ी आभूषण दुकान के रूप में ये स्थान हमेशा से एक उच्च श्रेणी की आभूषण दुकान रही है और उच्च वर्ग द्वारा पसंद की जाती थी। अरे अरे, ये जगह वाकई बहुत अच्छी है। यहाँ के सुरक्षा गार्ड भी बहुत लंबे और मजबूत हैं। यही वो जगह है जिसे मैंने चुना है। आरव उत्साह से आगे बढ़ा, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। वहीं रुक जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते, सुरक्षा गार्ड ने गहरी आवाज में कहा। क्यों, क्या इसलिए कि मैंने बहुत गंदे कपड़े पहने हैं? आरव ने भौहें सिकोड़ी। कम से कम उसे अपनी जगह तो पता थी। चूंकि उनका परिवार गरीब था, इसलिए उन्होंने 3 साल तक ये कपड़े पहने थे और ये बहुत पहले ही धुले हुए सफेद हो चुके थे। आपने सचमुच गंदे कपड़े पहने हैं, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है, सुरक्षा गार्ड ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। दुकान में इस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है। जब तक वो बाहर नहीं आती, किसी भी मेहमान को अंदर आने की अनुमति नहीं है। कौन सा बड़ा आदमी, उन्हें स्वागत करने के लिए दुकान क्यों बंद करनी पड़ी? ये तो बहुत ही बढ़िया है, आरव हैरान रह गया। मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, जल्दी से निकल जाओ, यहाँ आंखों में खटकना मत। बॉस मुझे इस तरह देखेगा तो फिर डांटेगा, सुरक्षा गार्ड ने गुस्से से कहा। ठीक है, मैं दूसरी दुकान पर जाऊंगा, आरव ने कंधे उचका दिए। वो सुरक्षा गार्ड से बहस करने के लिए बहुत आलसी था। जब उसके पास पैसा और रुतबा होगा तो ये घमंडी लोग स्वाभाविक रूप से उसके सामने झुकेंगे और कुत्ते की तरह विनम्र हो जाएंगे। लेकिन इसी समय पीछे से एक कान फाड़ने वाली आवाज आई। दुष्ट, तुम यहाँ क्यों हो? निकल जाओ मेरी दुकान से, मेरी दुकान में बुरी किस्मत मत लाओ। यह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन और शालिनी थे, जो कुत्ते की खाल के प्लास्टिक की तरह उससे चिपके हुए थे। आपकी दुकान? आरव दंग रह गया। संकरी सड़क पर दुश्मनों का मिलना तय है? बिल्कुल, शालिनी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। डाफेक ज्वेलरी का स्वामित्व मिंगुई के परिवार के पास है। सुरक्षा, इस किसान को भगाओ, वो जरूर यहाँ परेशानी खड़ी करने आया है। आरव का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कृपालुता से कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों ने पहले भी बकवास खाया है तो तुम यहाँ हो, तो मैं नहीं आता, भले ही 8 लोग मुझे आमंत्रित करते।
मादरचोद, तुम्हें मेरे क्षेत्र में मेरे दाग उजागर करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको लगता है कि मैं अर्जुन शाकाहारी हूँ? अर्जुन गुस्से से चिल्लाया। तुम शाकाहारी नहीं हो, तुमने पहले भी बकवास खाया है, आरव ने शांति से कहा। तुम, अर्जुन को लगभग खून की खांसी आ गई। वो गुस्से से चिल्लाया, मैं अर्जुन हूँ, मैं तुम्हें एक हाथ से ही काटकर मार सकता हूँ, छोटे किसान। तुमने पहले भी बकवास खाया है, आरव ने कंधे उचकाए। मेरे पिता अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग है। उनकी कुल संपत्ति 300 मिलियन है। तुमने पहले भी बकवास खाया है। मेरा चचेरा भाई एक गिरोह का नेता है, उनके सैकड़ों अनुयायी है। तुमने पहले भी बकवास खाया है। लड़के, अर्जुन ने 3 कदम पीछे हटकर अपनी छाती ढक ली। वो खून की उल्टी करने की इच्छा को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि वो क्रोध से बेहोश हो जाएगा। क्या तुम ये बताने की हिम्मत नहीं कर सकते कि तुमने पहले भी बकवास खाया है? अर्जुन ने गुस्से से कहा। आरव ने सिर हिलाया और शांति से कहा, तुमने पहले भी उल्टी की है। ये शालिनी के चेहरे पर था। उसके सहपाठियों ने इसकी तस्वीर भी ली। ये स्कूल के मंच पर हर जगह है। इस साधारण वाक्य ने सीधे तौर पर अर्जुन और याव शालिनी को 10,000 गुना नुकसान पहुंचाया। चुप रहो, अर्जुन और शालिनी गुस्से से चिल्लाने लगे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। वे टोफू के टुकड़े से खुद को मार डालना चाहते थे। डबल किल, आरव ने ठहाका लगाते हुए कहा। यह एक पूरी जीत थी। सुरक्षा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इस कुत्ते के बच्चे को भगाओ, अर्जुन गुस्से से चिल्लाया। उसके हाथ कांप रहे थे। जो लोग ज्यादा नहीं जानते थे, वे सोचते कि उसे दौरा पड़ रहा है। जी श्रीमान, सुरक्षा गार्ड ने घुटन महसूस की। वो कई सालों से यहाँ काम कर रहा था। उसने कभी घमंडी अर्जुन को किसी बाहरी व्यक्ति से इस तरह पिटते नहीं देखा था। हालांकि इसी समय दुकान के अंदर से एक भयावह आवाज आई। क्या तमाशा चल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इतना हंगामा मचाने की? यदि आप वीआईपी को अपमानित करते हैं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे। सूट पहने एक मोटा अधेड़ आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर एक घमंडी और निरंकुश भाव था, जो अर्जुन के चेहरे से काफी मिलता जुलता था। जाहिर है वो अर्जुन के पिता दाफेग आभूषण के मालिक अर्जुन दाफेग थे। पापा, चाचा, अर्जुन और शालिनी जल्दी से अर्जुन दाफेग के पीछे खड़े हो गए और धीमी आवाज में आरव के बारे में शिकायत करने लगे। चुप रहो, तुम मेरे बेटे हो, तुम एक किसान के साथ भी सौदा नहीं कर सकते। क्या अपमान है? अर्जुन दाफेग बुरे मूड में था। उसे डर था कि सौदा पूरा नहीं हुआ था। इस समय वीआईपी दुकान से बाहर चला गया और आश्चर्य से आरव को देखने लगा। वो एक सुंदर लड़की थी। उसका चेहरा बेदाग था। उसके बाल पानी की तरह चिकने थे। उसने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसका शरीर सुडौल और सुंदर था। सुबह की धूप में वो घाटी में खिले हुए ऑर्किड की तरह लग रही थी। उसका स्वभाव ठंडा और सुंदर था। वो एक देवी के समान दिख रही थी और उसके आसपास के सभी पुरुष अचंभित थे। शालिनी भी, वो कुतिया, दंग रह गई। ईर्ष्या, जलन और घृणा के अलावा उसे शर्म भी महसूस हुई। वो छिपने के लिए एक कोना ढूंढना चाहती थी। वो उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अर्जुन की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा अतिरंजित थी। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी। उसके हाव भाव इतने भावुक थे कि वो अपनी देवी के पैर चाटना चाहता था। शालिनी को जलन हो रही थी। उसने अर्जुन को जोर से चुटकी काटी। हालांकि अर्जुन बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेडुसा से डर गया हो। सुश्री रिया, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। यह मेरा बेटा अर्जुन है। तुम और वह सहपाठी है। उसे देखो, वो सुंदर है और वो एक अच्छा छात्र है। अर्जुन दाफेग का चेहरा पहले उदास था, अब वो मुस्कुरा रहा था। उसने बेशर्मी से रिया का परिचय कराया। ये स्पष्ट था कि यदि मिस रिया को अर्जुन पसंद आ जाए तो अर्जुन परिवार के पूर्वजों के लिए ये जश्न मनाने की एक बड़ी बात होगी। आपसे मिलकर ख पे छोटे ऊ की मात्रा अर्जुन हुई, सुश्री रिया। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। उसने पग की तरह सिर हिलाया। उसने अपने पंजे आगे बढ़ाए, अपनी देवी से हाथ मिलाना चाहा। तथापि रिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह आरव की तरफ बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मास्टर आरव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी। महंगा आरव, ऐसा लगता है कि किस्मत ने हमें एक साथ ला दिया है। आरव ने अपनी नाक की नोक खुजाई। उसकी आंखें अभी भी लड़की पर टिकी हुई थीं। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका शरीर भी शैतानी था। उसके स्तन उभरे हुए थे। उसकी कमर पतली थी। उसके नितंब गोल थे। उसका ऐसा आकार का शरीर साफ देखा जा सकता था। उसके पैर चिकने और गोरे थे। वे जैद नक्का अर्जुन की तरह थे। वो बहुत आकर्षक थी। हाँ, वो ग्रीन वाइन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो हर आदमी के सपने की परफेक्ट लड़की थी। रिया, तुम क्या देख रहे हो? रिया ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? बेशक, मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की को देखना चाहता हूँ, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी बकवास करना बंद करो। रिया ने आरव को घूर कर देखा। उसका चुलबुला रूप काफी आकर्षक था। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं शपथ ले सकता हूँ। तुम्हें 4 भेजने को किसने कहा? मैं 5 पर शर्त लगाने जा रहा हूँ। रिया की मुस्कान लुभावनी थी। ये दृश्य एक भारी बम की तरह था जिसका आसपास के लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अर्जुन दाफेग और अर्जुन अवाक थे। वे रिया द्वारा उनकी अनदेखी को बर्दाश्त कर सकते थे। आखिरकार रिया ग्रीन वाइन क्षेत्र की नंबर 1 बेटी थी। अर्जुन परिवारों से अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि रिया ने उन्हें अनदेखा कर दिया और आरव से बात करने चली गई। क्या यह उनके चेहरे पर तमाचा नहीं था? अर्जुन परिवार के पिता पुत्र, जिनकी कुल संपत्ति 300 मिलियन युआन थी, एक छोटे किसान से कैसे हार सकते थे? क्या इस दुनिया में अब भी कोई न्याय है? याओ शालिनी और भी अधिक हैरान थी। कल भी वो अपने दोस्तों के सामने शेखी बघार रही थी कि कैसे उसने छोटे किसान आरव को छोड़ दिया और अर्जुन से प्यार कर बैठी। लेकिन अब आरव और रिया को खपे छोटे ऊ की मात्रा अर्जुन से बात करते हुए देखकर उसे अचानक यह एहसास हुआ कि यह वह नहीं थी जिसने आरव को छोड़ा था, बल्कि आरव ने उसे छोड़ा था। ये सोचते सोचते उसके गाल जलने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके चेहरे पर तमाचा मार दिया हो।
आरव ने ये सब देखा, इसे वर्णित करने के लिए केवल एक शब्द था, अद्भुत। ओह ठीक है, तुम आज यहाँ क्यों हो? रिया ने उत्सुकता से पूछा। आरव ने यह बात नहीं छिपाई, उसने ईमानदारी से कहा, मैं कुछ सोना बेचना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो आपका दाफे ज्वेलरी में आना सही है, यहाँ सोने की कीमत काफी अधिक है। बॉस शे, क्या आप मेरे दोस्त की मदद कर सकते हैं? रिया ने कहा। वो आरव और अर्जुन के बीच विवाद के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए उसने यह बात सहजता से कह दी। अर्जुन दाफे मुस्कुराए और सिर हिलाया। सुश्री रिया, आप बहुत दयालु हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आरव को सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन वो रिया को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने बैग से एक छोटा सा सोने का पिन निकाला और उसे अर्जुन द पे आ की मात्रा फ पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग को दे दिया। ये 2 टेल सोने की सिलियां हैं, यानी 100 ग्राम। सोने की कीमत 300 युआन प्रति ग्राम है। ये 30,000 युआन है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें अभी भुगतान कर सकता हूँ। अर्जुन दाफे बहुत सीधा था, उसे उम्मीद थी कि वो रिया पर अच्छा प्रभाव छोड़ेगा। आरव इतना उत्साहित था कि जब उसने अर्जुन दाफे की बात सुनी तो वो लगभग उछल पड़ा। उसके पास कुल 10 सोने की सिलियां थी, ये 3 लाख युआन के बराबर था। उसके घर और खेत की कीमत 1 लाख युआन भी नहीं थी। आरव के लिए 3 लाख युआन बहुत बड़ी रकम थी। इंतजार, लेकिन इस समय अर्जुन ने उसे रोकने के लिए अपना मुंह खोला। पिताजी, आप इस सोने की सिलियां स्वीकार नहीं कर सकते। वो बच्चा इतना गरीब है कि उसे खाने को भी नहीं मिलता, उसने जरूर सोना चुराया होगा। अर्जुन दाफे तुरंत प्रतिकूल हो गया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं अब इस सोने की सिलियां स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे दाफे वो उच्च वर्ग से निपटने में माहिर हैं, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और साख की सबसे ज्यादा परवाह है। अगर इस सोने की सिलियों का चोरी के सामान से कोई लेना देना हुआ तो मैं भविष्य में व्यापार नहीं कर पाऊंगा। आरव ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ग्रीन वाइन सिटी में आपकी ही एकमात्र आभूषण की दुकान नहीं है, मैं इसे अन्य दुकानों को बेच दूंगा। हम आगे बढ़ो, तुम्हें बस मेरे पिताजी का फोन कॉल चाहिए। ग्रीन वाइन सिटी की सभी ज्वेलरी शॉप्स तुम्हारा सोना स्वीकार नहीं करेगी। अर्जुन ने अहंकार और ठंडेपन से हंसते हुए कहा। शालिनी, उस कुतिया ने आग में घी डालते हुए कहा, मिंगवेई भाई, तुम बहुत सुंदर हो, आपको ये फोन कॉल अवश्य करना चाहिए। उस किसान को भूखा मार दो। तुम लोग। आरव घबरा गया, वो एक साधारण छात्र था, उसके पास इन दुष्ट पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। आरव, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा उनसे कोई झगड़ा है। रिया बहुत होशियार थी, उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसने कुछ गलत किया है। कोई बात नहीं, तुम तो बस अच्छे बन रहे हो। आरव मुस्कुराया, उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। रिया की पलकें फड़क उठी, उसने दबंगई से कहा, अपनी सोने की सिलियां मुझे बेच दो, तुम्हारे पास जितना है मैं ले लूंगी। जब उसने ऐसा कहा तो अर्जुन दाफे, अर्जुन और शालिनी को एक बार फिर थप्पड़ मारा गया। वे रिया के सामने पादने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर वे मिस रिया को नाराज कर देते तो उसके लिए डैफे ज्वेलरी पर कब्जा करना केवल कुछ शब्दों का मामला होता। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरी सोने की सिलियां चोरी हो गई है? आरव ने पूछा। मैं नहीं डरता, रिया ने अपना सिर हिलाया, उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें भरोसे से भरी हुई थी। गरीब लोग बुरे लोग नहीं होते, मेरा मानना है कि आपका सोने का पिंड वैध स्रोत से आया है। आरव को बहुत अच्छा लगा, रिया के बारे में उसकी धारणा बहुत अच्छी हो गई थी। रिया ने सड़क के किनारे खड़ी रोल्स रॉयस फैंटम की ओर हाथ हिलाया, तुरंत ही सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर बढ़ा। लेडी रिया। बूढ़ा आदमी झुका, वो विनम्र और शांत दिख रहा था, उसका दुबला शरीर लोगों को यह एहसास करा रहा था कि वो पहाड़ की तरह स्थिर है। वो एक मास्टर था। आरव ने 8 त्रिग्रामों के रहस्यों में महारत हासिल कर ली थी। वो देख सकता था कि बूढ़ा आदमी क्यूई से भरा हुआ था। यद्यपि बूढ़ा आदमी पहले से ही 80 साल का था, आरव को यकीन था कि उसके पास जीने के लिए कम से कम 50 साल और बाकी थे। दूसरे शब्दों में, जब वो वृद्धावस्था से मरेगा तो इस बूढ़े व्यक्ति की आयु 130 वर्ष से अधिक होगी। ये बिल्कुल चौंकाने वाला था। हालांकि जिस बात ने आरव को सबसे अधिक चौंकाया वो था रिया परिवार। ग्रीन वाइन सिटी का सबसे शक्तिशाली परिवार इस बूढ़े आदमी को अपनी सेवा में लगा पाने में सक्षम था। यह स्पष्ट था कि ग्रीन वाइन सिटी के सबसे शक्तिशाली परिवार की संपत्ति बहुत शक्तिशाली थी। अंकल किन, मैं कुछ सोना खरीदना चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ पैसे ला सकते हैं? रिया का लहजा भी बहुत सम्मानजनक था, ऐसा लग रहा था जैसे वह नौकर से नहीं बल्कि किसी बड़े से बात कर रही हो। सुना, मैंने सोचा कि सुश्री रिया को ये चीजें पसंद नहीं है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? चाचा किन ने पूछा। चाचा किन, कृपया देख लीजिए। आरव ने देरी करने की हिम्मत नहीं की, उसने जल्दी से सोने की छोटी सी सिलियां चाचा किन को थमा दी। ठीक है। चाचा किन ने उस पर एक त्वरित नजर डाली और चौंक गए। युवक, क्या तुम सचमुच इस पिन को बेचना चाहते हो? आरव असमंजस में था, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई समस्या है? रिया ने भी अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली, उसने अंकल किन के चेहरे पर ऐसा भाव पहले कभी नहीं देखा था। ये तांग राजवंश की एक पिंड है, आजकल ये बहुत दुर्लभ है, ऐसी अच्छी स्थिति में एक पिंड मिलना और भी दुर्लभ है। चाचा किन ने पिन को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखा। तांग राजवंश। आरव दंग रह गया, फिर वो बहुत खुश हुआ। उनका दूसरा शिक्सियोंग उनके लिए कोई साधारण आभूषण नहीं लाया था, ये तांग राजवंश की अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन वस्तुओं का एक बक्सा था। ये थी भागे बनाने की लय। चाचा किन, कृपया मुझे इसकी कीमत बताएं, मैं वास्तव में इसे बेचना चाहता हूँ। आरव को प्राचीन वस्तुओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसे पैसे के बदले में लेना सही काम था। यदि आप वास्तव में इसे बेचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 6 लाख सबसे उचित मूल्य है, चाचा किन ने कहा। हो, 600,000। जब आरव ने अंकल किन की बात सुनी तो उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया। एक सेकंड में 30,000 6 लाख में बदल गए, ये 20 गुना ज्यादा था। 10 छोटी सिलियां यानी 6 मिलियन, वो किस प्रकार की अवधारणा थी? मुखिया के परिवार के अलावा आरव गांव के 100 परिवारों की संयुक्त संपत्ति 6 मिलियन तक भी नहीं पहुंची। इसके अलावा आरव के पास अभी भी 3 सोने और जैद के हेयरपिन थे, यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी संपत्ति थी।
आरव पूरी तरह से अवाक रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य बचा था। आसमान से 5 शब्द आए, कमाल कमाल कमाल। युवक, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे अपना बैंक खाता नंबर बताओ, मैं तुरंत तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, अंकल किन ने गहरी आवाज में कहा। बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आरव ने खुद को शांत करने के लिए अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास अभी भी 9 समान छोटे युवान बाव हैं, क्या अंकल किन उन सभी को रख सकते हैं? क्या तुम्हारे पास 9 और हैं? चाचा किन चौंक गए। उसने सोचा कि एक छोटा युवान बाव पहले से ही बहुत दुर्लभ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव शियाओबेई के पास उनमें से 9 होंगे। वापस करना, ऐसी प्राचीन वस्तु मिलना मुश्किल है। अगर आप इसे बेचने को तैयार हैं तो मैं इसे खरीदने को तैयार हूँ। चाचा किन को इन छोटे युवान बाव से खास लगाव था। वो ये भी भूल गया था कि यह रिया ही थी जो सोना इकट्ठा करना चाहती थी। ठीक है, तो फिर मामला सुलझ गया। आरव ने 9 अतिरिक्त सिलियां निकाली और उन्हें अपना बैंक खाता नंबर बताया। चाचा किन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए। 6 लाख, 6 मिलियन, मैं इस बार अमीर बन जाऊंगा। आरव बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का हर रोम खपे छोटे ऊ की मात्रा अर्जुन से झूम रहा हो। जैसे ही उसके बैंक खाते का बैलेंस बदला, उसे यकीन हो गया कि अब उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। आरव जियाओबेई, शांत हो जाओ। अगर तुम इतने खुश हो तो तुम अपना पैसा खर्च नहीं कर पाओगे। रिया मुस्कुराया। आरव के खुश चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो भी अच्छे मूड में थी। बेशक कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दुख में थे। अर्जुन दाफेग अर्जुन को मौत की सजा देने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। यदि यह काली भीड़ न होती तो अर्जुन दाफेग ने 3 लाख की कीमत में सभी 10 छोटे युवान बाव खरीद लिए होते। अब ये 60 लाख हो गया था। वो 5 लाख 7 लाख हार चुका था। अर्जुन दाफेग को लगा कि उसकी गेंदें टूट जाएंगी। दर्द की तो बात ही छोड़िए। शालिनी के पास कोई अंकुश तो नहीं था, लेकिन उसे खून की उल्टी करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। कल ही उसका आरव से ब्रेकअप हुआ था और आज आरव को 6 मिलियन मिल गए थे। आरव की भावनाओं के आधार पर वो कम से कम 6 मिलियन में से आधे का आनंद ले सकती थी, लेकिन अब वो इसका 1 सेंट भी नहीं छू सकती थी। ये सोचकर शालिनी को इतना पछतावा हुआ कि उसका चेहरा हरा हो गया। उसके बाद आरव और रिया ने स्कूल जाने की तैयारी की। स्वाभाविक रूप से आरव ने रोल्स रॉयस पर सवारी की। आज आप आभूषण की दुकान पर क्यों हैं? तुम ऐसी लड़की नहीं लगती जिसे गहने पसंद हो, आरव ने उत्सुकता से पूछा। अगले हफ्ते मेरी दादी का जन्मदिन है, मैं उनके लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदना चाहता था। दुर्भाग्य से मुझे कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला। रिया की आंखें निराशा से भरी थी। आपकी दादी को किस प्रकार के आभूषण पसंद है? यहाँ बहुत सारी आभूषण की दुकानें हैं और फिर भी आपको कुछ भी उपयुक्त नहीं मिल रहा है, आरव ने पूछा। मेरी दादी को सरल और सुरुचिपूर्ण प्राचीन आभूषण पसंद है, लेकिन आजकल के आभूषण बहुत चमकीले हैं। मुझे वास्तव में कुछ भी उपयुक्त नहीं मिल रहा है, रिया ने आह भरी। हाँ, यह ऐसा है जैसे नींद में तकिया मिल जाए। आरव मुस्कुराया और अपने बैग से सारी चीजें निकाली। जल्दी से देखो, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? 3 सुनहरे हेयरपिन और 3 जेड हेयरपिन। वे सभी गांव से दूसरे शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए थे। वे निश्चित रूप से प्रामाणिक प्राचीन वस्तुएं हैं। यह निश्चित रूप से एक सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण डिजाइन था। मास्टर आरव, मुझे यह मत बताइए कि आप अंशकालिक सड़क विक्रेता है। तुम ये चीजें अपने साथ क्यों ले जाते हो? रिया मुस्कुराया। अरे बाप रे, तान राजवंश की प्राचीन वस्तुएं। अंकल किन, जो गाड़ी चला रहे थे, ने रिव्यू मिरर से उन पर नजर डाली। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लगभग गाड़ी झाड़ियों में घुसा दी। चाचा किन, रिया अचंभित रह गई। उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। अंकल किन हमेशा अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनका उपनाम स्टोन बुद्ध था, लेकिन जब वे आरव से मिले तो वे अपना संयम खोते रहे। यह अविश्वसनीय था। श्री आरव, आपके हाथ में जो भी वस्तुएं हैं वे तान राजवंश की प्राचीन वस्तुएं हैं। ये डिजाइन, यह नक्का अर्जुन, मैं गलत नहीं हो सकता। चाचा किन बहुत उत्साहित थे। सभी प्राचीन वस्तुएं। रिया का मुंह आकार में बदल गया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह निश्चित रूप से किसी सड़क विक्रेता से नहीं है। चिंता मत करो, बस एक उठा लो। ठीक है, फिर मैं ये सफेद जेड हेयरपिन चुनूंगी। इस पर बना पैटर्न दीर्घायु शब्द है। इसका अर्थ और डिजाइन बहुत अच्छा है। रिया ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, चाचा किन, कृपया मुझे एक अनुमान दें। आरव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इसका अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये सफेद जेड हेयरपिन दूंगा। नहीं, ये बहुत महंगा है, रिया ने कहा। इसीलिए आरव ने रिया के हाथ में सफेद जेड हेयरपिन थमा दिया। फिर उसने एक सुनहरा फीनिक्स हेयरपिन और एक काला जेड हेयरपिन निकाला और उसे थमा दिया। उसने कहा, ये दोनों तुम्हारे और अंकल किन के लिए है। सौभाग्य से तुम लोग यहाँ हो। अगर नहीं होते तो मैं बहुत सारा पैसा खो देता। जब मैं छोटी थी तब से मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाया है कि पानी की एक बूंद को पानी के झरने के साथ लौटा देना चाहिए। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, विचार ही मायने रखता है। 10 मिलियन, भले ही इन 3 वस्तुओं की कीमत 1 अरब हो, फिर भी मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं मुसीबत में था तब आप सभी ने मेरी मदद की थी। आरव मुस्कुराया, जिससे उसके मोती जैसे सफेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखने लगी। ठीक है, धन्यवाद। रिया ने अपने होंठ सिकोड़े। वो आरव की ईमानदारी से प्रभावित हुई थी। वो उसे अस्वीकार नहीं कर सकती थी। ये देखकर कि रिया ने उपहार स्वीकार कर लिया है, आरव को राहत मिली। फिर उसने शेष 3 सुनहरे जेड हेयरपिन सावधानी से रख दिए। इनकी कीमत करोड़ों युआन थी। ओह ठीक है, अब जब आपके पास इतना पैसा है तो आप इसे कैसे खर्च करेंगे? रिया ने उत्सुकता से पूछा। मैं ग्रीन वाइन सिटी में एक घर खरीदने और अपने माता पिता को ग्रामीण इलाकों से यहाँ लाने की योजना बना रहा हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि वे एक अच्छा जीवन जिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपके पास समय हो तो कृपया मेरा ध्यान रखना। मैं एक अच्छा वातावरण वाला घर खरीदना चाहता हूँ। मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता आराम से रहें। ठीक है,
रिया ने सिर हिलाया। उसका सुंदर सा चेहरा अचंभित था। कितना मासूम और दयालु लड़का है। जब उन्हें 6 मिलियन मिले तो सबसे पहले उनके दिमाग में अपने माता पिता का ख्याल आया। आज के समाज में उनके जैसा युवा देखना दुर्लभ था। अच्छा लड़का, मुझे तुम्हारा व्यक्तित्व पसंद है। अपना नंबर बाद में मुझे दे देना। अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस आकर मुझसे मिल लेना, अंकल किन ने गंभीरता से कहा। उन्हें आरव वाकई पसंद था। ठीक है, अगर भविष्य में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, आरव ने खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन से कहा। कोई बात नहीं, चाचा किन खिलखिलाकर हंस पड़े। रिया की आंखें आश्चर्य से चमक उठी जब उसने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी और जवान आदमी को देखा। रिया परिवार में शामिल होने से पहले अंकल किन पहले से ही प्रसिद्ध स्टोन बुद्ध किन युवान शन थे। भले ही वे जियांगू से सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। ग्रीन वाइन सिटी के उच्च वर्ग के सभी लोगों को अंकल किन का सम्मान करना पड़ता था। ड्रैगन सिटी में भी अंकल किन का नाम प्रसिद्ध था। लंबे समय से कई युवा लड़के चाचा किन पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी नजर में नहीं आ पाया। आरव एकमात्र युवक था जिसे अंकल किन की स्वीकृति मिली थी। दुर्भाग्यवश मूर्ख लड़के को यह नहीं पता था कि चाचा किन के वादे का क्या मतलब था। शायद वो पत्थर बुद्ध का अर्थ सही मायने में तभी समझ पाएगा जब वो मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखेगा। शाम के 5 बजे आरव और उसके 3 रूममेट्स टैक्सी लेकर ग्रीन वाइन सिटी के सबसे अच्छे रेस्तरां फ्रेग्रेंट लेक क्लब पहुंचे। सुगंधित झील एसोसिएशन। मैं यहाँ बहुत दिनों से नहीं आया हूँ। राज फैनगई गेट पर खड़ा था और आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप ग्रीन वाइन सिटी में दूसरी पीढ़ी के दूसरे दर्जे के अमीर हैं। आप यहाँ अक्सर क्यों नहीं आ सकते। ली मिंग हैरान था। बकवास, यहाँ एक साधारण भोजन की कीमत 30 से 50 हजार है। अर्जुन आधा रशा कुछ कुलों के अलावा कोई भी यहाँ अक्सर नहीं आता, राज फैंगी ने गंभीरता से कहा। हाँ तो फिर हम सचमुच बॉस आरव की महिमा का आनंद ले रहे हैं। रवि जिताओ मुस्कुराया, फिर पलटा और आग्रह किया, बॉस आरव जल्दी करो, तुम पूरे रास्ते अपने फोन से खेलते रहे, क्या तुम्हें अभी तक काफी नहीं हो गया है। आप लोग पहले ऑर्डर कर ले, मैं कुछ लाल लिफाफे लेने के बाद वापस आऊंगा। आरव ने अपना सिर नीचे किया और अपने फोन पर टैप करता रहा। जब वो स्कूल से निकला तो किसी ने 3 रियल्स भिखारी फाउंडेशन को एक बड़ा लाल गिफ्ट भेजा। इससे लाल गिफ्ट छीनने का सत्र शुरू हो गया। दुर्भाग्य से समूह में हजारों सदस्य थे। आरव को कोई लाल गिफ्ट नहीं मिला। लाल गिफ्ट छीनने का सिलसिला धीमा पड़ रहा था। ये जल्द ही बंद होने वाला था। आरव वहीं खड़ा रहा और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लाल गिफ्ट मांगा। ये छोटा सा बदमाश कहां से आया। क्या आप नहीं जानते कि एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। एक तरफ हट जाओ। ठीक इसी समय एक घमंडी और निरंकुश युवक यहाँ चला आया। यह आदमी बदतमीज था, लेकिन आरव लाल लिफाफे छीनने में व्यस्त था। उसके पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था। उसने बस 2 कदम साइड में ले लिए। वो घमंडी आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने डांटते हुए कहा, तुम कौन हो। तुमने भिखारियों जैसे कपड़े पहने हैं। फ्रेग्रेंट लेक क्लब के सामने खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वेन फेग, खिलवाड़ करना बंद करो। तभी दूर से एक प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्ति आया। उसके पीछे पीछे अधेड़ उम्र के पुरुषों और महिलाओं का एक समूह चल रहा था। दादाजी, मुझे डर है कि यह भिखारी आपको नाराज कर देगा, घमंडी आदमी ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है कि किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से न करो, एल्डर वेन ने गहरी आवाज में कहा। हाँ दादाजी सही कह रहे हैं। वेन फेग ने जल्दी से सिर हिलाया। उसे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। युवक, मुझे अपने खराब पालन पोषण के लिए खेद है। एल्डर वेन ने आगे बढ़कर आरव से माफी मांगी। डिंग, बधाई हो, आपने शिनो से एक लाल लिफाफा छीन लिया है। आपको 100 जड़ी बूटियों की औषधि की 3 बोतलें मिली है। इसे आपके खजाने की तिजोरी में संग्रहित किया गया है। ओह, मैं समझ गया। आरव इतना उत्साहित था कि एल्डर वेन भी उससे हैरान रह गया। वो न केवल एक भिखारी है बल्कि एक मनोरोगी भी है, वेनफेंग ने धीरे से कहा। एल्डर वेन ने उसे घूर कर देखा और उसने जल्दी से अपने बाकी शब्द निगल लिए। आरव ने खुद को शांत किया और वेनफेंग को अनदेखा कर दिया। एल्डर वेन के बारे में उसकी अच्छी धारणा थी। जब वो एल्डर वेन से कुछ अच्छा कहने ही वाला था तो उसने एल्डर वेन के सिर के ऊपर एक काली आभा को घूमते देखा। ये दुर्भाग्य का संकेत था। बूढ़े आदमी, मुझे कुछ कहना है जो शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे कहना ही होगा। आरव ने अपनी उंगलियों पर गिनती की और गंभीरता से कहा, आज आपको एक विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आपको शहर से 13 मील उत्तर में एक स्थान पर जाना होगा। यदि नहीं तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। भाड़ में जाओ तुम। आज मेरे दादाजी का जन्मदिन है। उन्हें श्राप देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आप यही मान रहे हैं। वेनफेंग गुस्से से चिल्लाया। उसके आसपास मौजूद अधेड़ उम्र के पुरुष और महिलाएं भी गुस्से में थे। वे आरव को गुस्से से घूर रहे थे। मैंने वो कह दिया है जो मुझे कहना था। यह आप पर निर्भर है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। इसके अलावा आप मुझे डांट सकते हैं, लेकिन मेरी माँ को इसमें मत घसीटे। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। इतना कहने के बाद आरव पलटा और चला गया। वो बुरा आदमी नहीं था, लेकिन वो निश्चित रूप से अच्छा आदमी भी नहीं था। केवल एक मूर्ख ही ऐसा काम करेगा जिसे अपना गाधार अमर जप ओ की मात्रा अर्जुन भरा चेहरा दिखाने के बाद भी नजरअंदाज किया जाए। मादर चोद, अरे कमीने, तो इतना गुस्सा क्यों है। मैं चाहता हूं कि तुम। वेनफेंग ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और आरव को मारने वाला था। हालांकि एल्डर वेन ने उसे रोक दिया और आरव को जाने दिया। अन्य लोग सोच सकते हैं कि आरव केवल उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एल्डर वेन ने पहले ही उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। क्योंकि शहर से 13 मील उत्तर की ओर एक हवेली थी जहां वह आराम करता था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन आरव उसे ठीक से पहचान पाया। यह थोड़ा अविश्वसनीय था। दादाजी, चलो अंदर चलते हैं। एक मनोरोगी की पागल बातों की चिंता मत करो, वेनफेंग ने कहा। ठीक है। एल्डर वेन एक ऐसे व्यक्ति थे जो भूतों में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि वो आरव पर विश्वास करते थे, फिर भी वो उस पर विश्वास नहीं करते थे।
राजा के कमरे के अंदर आरव बिल्कुल भी कंजूस नहीं था। उसने खाने पीने की चीजों से भरी एक टेबल मंगवाई। स्वयं से कहें तो उसने 50,000 से ज्यादा खर्च किए। उसके 4 रूममेट्स खाने का भरपूर मजा ले रहे थे। इससे पहले आरव हमेशा उनके साथ मुफ्त में पेश आता था। आज पहली बार वो उनका इलाज कर रहा था। दूसरी पीढ़ी के अमीर राज भी इस तरह इतना पैसा खर्च करने में असमर्थ थे। आरव डिनर पार्टी का आकर्षण का केंद्र बन गया था। उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। जब सबका पेट भर गया और वे जाने को तैयार हो गए तो राजा के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। अचानक निजी कमरे का दरवाजा खुला। चेहरे पर चिंता के भाव लिए एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया और सीधे आरव की ओर बढ़ा। भाई, मेरे पिता अचानक कोमा में चले गए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, आदमी ने बेचैनी से कहा। क्या हो रहा है? रवि जिताओ और ली मिंग उलझन में थे। वेन तियान्युआन, राज की आंखें खुली की खुली रह गई। वो उस आदमी को देखकर चौंक गया। यह आदमी अभी एल्डर वेन के पीछे खड़े लोगों में से एक था। राज की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट था कि यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लेकिन आरव ने उसकी बात नहीं मानी। उसने सीधे तौर पर उसे मना कर दिया। मैं नहीं जा रहा हूं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो फिर तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? जब राज ने यह देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। पूरी ग्रीन वाइन सिटी में 5 से भी कम लोग थे जो वेन तियान्युआन को उसके सामने अस्वीकार करने का साहस कर सकते थे। आरव इतना घमंडी था कि वह आसमान तक जा सकता था। वेन तियान्युआन को गुस्सा करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने फिर भी बेचैनी से कहा, यह सब हमारी गलती थी। मुझे आपसे मदद मांगने में बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन अब पीक ओवर है। एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती। यदि आप मदद नहीं करना चाहते हैं तो मेरे पिता की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। भीख मांगना, ये शब्द वेन तियान्युआन के शब्दकोश में मौजूद नहीं था। लेकिन इस समय उसने अपना सिर नीचे किया और आरव से विनती की। इस तरह की ईमानदारी पितृभक्ति पर आधारित थी। ये काफी दुर्लभ था। आरव एक कठोर दिल वाला व्यक्ति नहीं था। उसने कहा, ठीक है, एक जीवन बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से बेहतर है। मैं आपके साथ चलने का वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, धन्यवाद। वेन तियान्युआन ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। फिर वो आरव को कमरे से बाहर ले गया। दूसरे भाई, तुम वहां क्या कर रहे हो? ली मिंग ने अचंभित राज फेंगई को थपथपाया और पूछा। वेन तियान्युआन ने वास्तव में तीसरे भाई से कुछ करने की विनती की। वेन समूह के सीईओ ने वास्तव में हमारे तीसरे भाई से विनती की। राज फेंगई का चेहरा सदमे से भरा था। उसका विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया। वेन ग्रुप, क्या आप ग्रीन वाइन सिटी के दूसरे सबसे बड़े परिवार वेन परिवार के बारे में बात कर रहे हैं? रवि जिताओ चौंक गया। ली मिंग तुरंत डर गया और उसे अपने जीवन पर भी संदेह होने लगा। स्वर्गीय शाही बक्से में वेन परिवार के सभी सदस्य सोफे के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। एल्डर वेन सोफे पर निश्चल पड़े थे। उनका पीला चेहरा और बैंगनी होंठ बता रहे थे कि उनकी हालत बहुत खराब थी। जैसा कि कहावत है, परिवार में एक बुजुर्ग का होना एक खजाने की तरह है। एल्डर वेन के स्तर पर अगर वास्तव में उनके साथ कुछ हुआ तो वेन परिवार का आधा आसमान ढह जाएगा। इसलिए हर कोई बेहद चिंतित था और निजी कमरे में माहौल विशेष रूप से उदास था। रास्ते से बाहर, रास्ते से अलग हटे, श्री आरव यहाँ है। वेन तियान्युआन कमरे में दाखिल हुआ। सभी को आशा दिखाई देने लगी और उनके चेहरे खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन से चमक उठे। आप सब लोग पीछे हट जाइए, एल्डर वेन को ताजी हवा की जरूरत है। आरव ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं बहुत सहयोगी थे और वे तुरंत दूर चले गए। वेनफेंग ने मुंह बनाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप सख्त बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तुम तो बस एक जियांगू ठग हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें आदेश देने की? तुम्हें अब मेरी नजरों से दूर चले जाना चाहिए, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। आरव की आंखें ठंडी थीं और उसने गंभीरता से कहा। अभी अभी फ्रेग्रेंट लेक क्लब के प्रवेश द्वार पर वेनफेग ने बार बार आरव को अपनी नजरों से दूर जाने के लिए कहा था। आरव अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने उसके शब्द उसे वापस लौटा दिए। क्या? वेनफेग गुस्से में थे और बोले, मां सीकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेनफेग, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वेन तियान्युआन गुस्से से चिल्लाया। वेनफेग इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अनिच्छा से कहा, चाचा, मैं वेन परिवार का भावी उत्तराधिकारी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शर्मिंदा करने की, एक आवारा आदमी के लिए? मिस्टर वेन, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ, धमकाए जाने के लिए नहीं। अगर कोई फिर से मेरा अपमान करने की हिम्मत करता है तो मुझे खेद है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने भले के लिए प्रार्थना करें। आरव का चेहरा ठंडा था और उसका स्वर दृढ़ था। दुष्ट, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारता तो मेरा उपनाम वेन नहीं है। वेनफेग दहाड़ा, उसकी आंखें भयंकर थीं। तारांकन पियाक, तारांकन। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, वेन तियान्युआन का मोटा और बड़ा हाथ उस पर आ चुका था। जोरदार थप्पड़ की वजह से वेनफेग जमीन पर गिर पड़ी। उसके गोरे और कोमल चेहरे पर तुरंत एक चमकदार लाल हथेली का निशान उभर आया। चाचा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, एक आवारा के लिए? बस तुम इंतजार करो, बस तुम मेरे पिताजी के वापस आने का इंतजार करो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वेनफेग ने अपना गाल ढक लिया और उसकी आंखें क्रोध और अनिच्छा से भरी हुई थीं। वह उठकर दरवाजे से बाहर निकल गया। दुष्ट, वेन तियान्युआन ने झल्लाहट में डांटा। फिर उसने गंभीरता से कहा, श्री आरव, कृपया मेरे पिता को जल्दी से बचाएं। हम अब और देरी नहीं कर सकते। ठीक है, आप भी दूसरी तरफ जा सकते हैं, आरव ने शांति से कहा। वेन तियान्युआन ने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे हट गया। आरव ने सबकी ओर पीट कर ली और अपना सेलफोन निकाल लिया। उसने अपना खजाना खोला। वहां समृद्धि का एक बंदर फर, विवाह का एक आकर्षण और 100 जड़ी बूटियों के औषधि की 3 बोतलें थी जो उसने उसी रात प्राप्त की थीं। 100 जड़ी बूटियों का मिश्रण, शेनॉन का यादृच्छिक मिश्रण, औसत प्रभाव।
क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? निकालना। आरव ने स्क्रीन पर टैप किया और उसके हाथ में एक छोटी सी सफेद चीनी मिट्टी की बोतल आ गई। शेनॉन 3 राजाओं में से एक है, देवताओं में से एक है। देवताओं पर 100 जड़ी बूटियों की औषधि का प्रभाव औसत है, लेकिन मनुष्यों पर मुझे यकीन है कि यह सुपर प्रभावी है। आरव ने सोचा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि एल्डर वेन किस तरह की बीमारी से पीड़ित है। उसने बोतल खोली और एल्डर वेन के मुंह में हरा तरल डाला। यह पता चला कि उसका अनुमान सही था। जब 100 जड़ी बूटियों की औषधि उसके मुंह में गई तो एल्डर वेन का चेहरा खुशनुमा हो गया। उसके पीले चेहरे पर फिर से रंगत लौटने लगी और उसके बैंगनी होंठ गुलाबी होने लगे। उसी समय आरव स्पष्ट रूप से देख सकता था कि एल्डर वेन के सिर के ऊपर की काली गैस खत्म होने लगी थी। जैसा कि कहा जाता है, जो व्यक्ति किसी बड़ी आपदा से बच जाता है उसे अर्जुन आधा रवैया की मात्रा द अवश्य मिलता है। इस कठिन परीक्षा से बचने के बाद एल्डर वेन का जीवन कम से कम 10 साल तक बढ़ जाएगा। खांसी हल्की खांसी के बाद एल्डर वेन अंततः जाग गए। भीड़ भी उत्साह से जयकार कर रही थी। आरव को देखने का उनका नजरिया बदल गया था। उनकी आंखें प्रशंसा और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। युवक, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें इसका अच्छा बदला दूंगा, एल्डर वेन ने गहरी आवाज में कहा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वह गहरी कोमा में है, लेकिन असल में वह होश में था। वह अच्छी तरह जानता था कि आरव ही था जिसने उसे नरक के द्वार से वापस खींच लिया था। ये हमारे वेन समूह का सर्वोच्च वीआईपी कार्ड है। जब तक आप इस कार्ड को लेते हैं तब तक आप हमारे समूह की किसी भी सहायक कंपनी में सीईओ के उपचार का निःशुल्क आनंद ले सकेंगे। एल्डर वेन ने एक सुंदर सुनहरा कार्ड निकाला और आरव को दे दिया। फिर उन्होंने आरव को बहुत धन्यवाद दिया। जब वेन कबीले के आसपास के सदस्यों ने यह देखा तो उनके चेहरों पर ईर्ष्या के भाव थे। एक सीईओ के व्यवहार का आनंद ले, इसका मतलब यह था कि आरव वेन त्यानिर्वाण के समान स्तर पर था। पूरे ग्रीन वाइन सिटी में इनमें से केवल 2 कार्ड ही बांटे गए। वे अत्यंत दुर्लभ थे। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब जा रहा हूं। आरव को पता नहीं था कि वेन ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए क्या मायने रखता है। उसने गोल्डन कार्ड रख लिया और जल्दी से वहां से चला गया। जैसे ही वह निजी कमरे से बाहर निकला, वह अपना फोन निकालने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब एल्डर वेन जागे तो उनका फोन वाइब्रेट हुआ। गोल्डन कार्ड की तुलना में आरव को रेड गिफ्ट समूह की अधिक चिंता थी। डिंग, आपने एक बुरे आदमी की जान बचाई है। आपको एक मेरिट पॉइंट मिला है। अगले लेवल पर जाने के लिए आपको 99 मेरिट पॉइंट की जरूरत है। मेरिट अंक, अगला स्तर। यह क्या बदतमीजी है? उद्धरण चिन्ह। आरव दंग रह गया। उसे लगा कि उसे लाल गिफ्ट मिला है। उसे सिस्टम से संदेश मिलने की उम्मीद नहीं थी। तीनों लोगों के पुण्यांक कर्म चक्र। अच्छे कर्म करो और पुण्यांक अर्जित करो। अपना स्तर बढ़ाओ। मेरा स्तर बढ़ाओ। क्या यह अनुभव अंक के बराबर है? क्या मैं एक निश्चित मात्रा में योग्यता अंक जमा करने के बाद अपना स्तर बढ़ा सकता हूं? इसके बाद आरव ने इसका अध्ययन जारी रखा। डिंग, सामान्य, परोपकारी, परोपकारी, 3 पीढ़ियों के परोपकारी, 10 पीढ़ियों के परोपकारी, मानव देवता, पृथ्वी देवता, स्वर्ग देवता, सच्चा देवता, ताई सच्चा देवता, ताई स्वर्ण देवता, ताई रहस्यवादी देवता, ताइलुओ सच्चा देवता, ताइलुओ स्वर्ण देवता, ताइलुओ रहस्यवादी देवता, आदिम देवता, आदिम देवता, आदिम देवता, आदिम देवता। क्या बकवास है? मैं पुण्यांक संचित करके देवता बन सकता हूं। आरव को इतना सदमा लगा कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। देवता बनो, इसका क्या मतलब है? स्वर्ग जाओ और नरक में गोता लगाओ, हमेशा रहें। आरव असमंजस की स्थिति में था। थोड़ी देर बाद उसने खुद को शांत किया। मेरे पास अभी सिर्फ एक मेरिट पॉइंट है। मुझे लेवल अप करने से पहले अभी भी 99 लोगों को बचाना होगा। ये लगभग असंभव है। देवता बनना तो और भी असंभव है। मुझे बस प्रकृति को अपने तरीके से चलने देना चाहिए। आरव ने अपना सेलफोन रख दिया और बिल चुकाने के लिए बाहर चला गया। फिर उसने अपने 3 रूममेट्स को स्कूल वापस जाने के लिए बुलाया। टैक्सी में बैठे हुए आरव ने संक्षेप में बताया कि उसने एल्डर वेन को कैसे बचाया। बेशक उन्होंने भाग्य कथन वाले हिस्से का जिक्र नहीं किया। 100 जड़ी बूटियों का मिश्रण भी गांव का एक लोक उपचार बताया जाता था। तीनों रूममेट इतने ईर्ष्यालु थे कि वे आरव की जांघों को गले लगाना चाहते थे। आपको यह जानना होगा कि एल्डर वेन परिवार की रीढ़ थे और वेन समूह के सेवानिवृत्त सम्राट थे। उनके साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जिसका अनगिनत लोग सपना देखते थे। क्या वह आपका दोस्त है जो हमारे पीछे वाली कार में है? हम काफी देर से आपका पीछा कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर ने अचानक पूछा। हम उस कार को नहीं जानते। शायद वह रास्ते में हो। राज फेगई और अन्य 2 ने उसे देखा और परवाह नहीं की। दूसरी ओर आरव श्याओबेई गुप्त रूप से अपनी उंगलियों से गणना कर रहा था। धतेरी की, एक अशुभ संकेत। मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए 3 मील पश्चिम की ओर जाना होगा। आरव हैरान और घबरा गया। सर, कृपया आगे जंक्शन पर रुकें। पहले मुझे उतरने दें, आरव ने गहरी आवाज में कहा। तीसरे भाई, क्या हुआ? रवि जिताओ ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, पहले तुम लोग वापस जाओ, मुझे कुछ काम है, आरव ने सरलता से कहा। जब कार रुकी तो वह उससे कूद गया। फिर उसने एक और टैक्सी बुलाई और शहर के पश्चिमी हिस्से की ओर चला गया। कार पश्चिम की ओर उसका पीछा कर रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह आरव की ओर ही आ रही थी। लेकिन आरव बिल्कुल चिंतित नहीं था। चूंकि वह अशुभ संकेत का समाधान कर सकता था, इसलिए उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। शहर के पश्चिमी भाग में वहां बहुत सारे बार, डांस हॉल और मनोरंजन क्लब थे। इस तथ्य के अलावा कि यह बहुत भीड़भाड़ वाला था, एक और बात थी जो इस जगह के बारे में अनोखी थी। वहां अराजकता थी। हर तरह के लोग और गिरोह थे। हर दिन एक छोटा दंगा होता था और हर 3 दिन में एक बड़ा दंगा होता था। आरव ने इस बारे में पहले भी सुना था, इसलिए वह बहुत उलझन में था। मैं इस तरह की जगह पर अशुभ संकेत को कैसे हल करूंगा? तभी पीछे से एक कान फाड़ देने वाली आवाज आए। हरामी, इस युवा मास्टर के लिए वहीं रुक जाओ।
जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चेहरे पर हथेली का निशान लिए एक युवक दौड़ता हुआ आया। ये व्यक्ति वेन फेंग था। उसके बगल में एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। ये स्पष्ट था कि वह उसका अंगरक्षक था। ये तुम हो? आरव ने उसे घूर कर देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जब मैं छोटा था तब से मेरे माता पिता ने मुझे मारने की कभी हिम्मत नहीं की। वेन तियान्युआन ने वास्तव में तुम्हारी वजह से मुझे मारा, कमीने। वेन फेंग ने क्रूर नजर से कहा, मेरे पिताजी के वापस आने से पहले मैं वेन तियान्युआन को छू नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे जैसे कमीने तो बहुत आसान है। ये सुनकर आरव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको वापस जाने की सलाह देता हूं, अगर नहीं तो बहुत बड़ी तबाही होगी। भाड़ में जाओ तुम। वेन फेंग गुस्से में था। वह अंगरक्षक पर चिल्लाया, उसे पीटे। उस कमीने पर तब तक पैर रखो जब तक वह अपना ख्याल खुद न रख सके। चिंता मत करो मास्टर, मैं उसके जैसे कुपोषित कमीनों से भरी कार को भी पीट सकता हूं। अंगरक्षक ने तुरंत अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी और आरव के पास पहुंचा। यह व्यक्ति लगभग 1.9 मीटर लंबा था। उसकी भुजाएं आरव की जांघों जितनी मोटी थीं। अगर यह अतीत की बात होती तो आरव निश्चित रूप से डरकर भाग जाता, लेकिन अब हालात अलग थे। आरव आत्मविश्वास से भरा हुआ था। न केवल वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसने ठंडे स्वर में कहा, वेन, मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। मेरे माता पिता का अपमान मत करो। आज तो मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा। हरामी, क्या आप अभी भी मौत के सामने कठोर व्यवहार करने का साहस रखते हैं? मैं तुम्हें एक मुक्का से गिरा सकता हूं। तुम्हें हमारे मालिक को पीटने का क्या अधिकार है? अंगरक्षक का स्वर तिरस्कार से भरा था। उसने आरव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही अंगरक्षक निकट आया, आरव का दिल अभी भी घबराहट और भय से भरा हुआ था। हालांकि उसने भविष्यवाणी की थी कि वह इस समस्या को हल कर सकता है, फिर भी वह बहुत कमजोर था। उसे बाहरी ताकतों पर निर्भर रहना पड़ा। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो उसे निश्चित रूप से तब तक पीटा जाएगा जब तक वह खुद को संभाल नहीं सकेगा। अपनी सुरक्षा को किसी बाहरी ताकत के हाथों में सौंपने से उसे सुरक्षा का एहसास नहीं होगा। इससे आरव बहुत दुखी हो गया। मैं और अधिक मजबूत बनना चाहता हूं। मैं अपनी खुद की ताकत चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। आरव ने मन ही मन तय किया कि जब यह मामला सुलझ जाएगा तो वह अपने दूसरे बड़े भाई से इस बारे में पूछेगा। वह भिखारी फाउंडेशन की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाएगा। मुट्ठी ही एकमात्र रास्ता है। एक बार आपके पास ताकत आ जाए तो आप अपने दुश्मनों में भय पैदा कर सकते हैं। हरामी, मरो। अंगरक्षक ने पहले ही अपनी मुट्ठी उठा ली थी। उसने 2 और कदम बढ़ाए और आरव को मारने वाला था। अरे अरे, भाड़ में जाओ तुम। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं व्यस्त हूं? वेनफेग ने झुंझलाहट में अपना सिर घुमा लिया। तारांकन पोम, तारांकन। अगले ही पल उस आदमी के हाथ में मौजूद बियर की बोतल वेनफेग के सिर पर आ गिरी। आउच, आउच। बियर की बोतल टूट गई। वेनफेग के सिर से खून बहने लगा। वह दर्द से चिल्लाने लगा। शराब ने उसके घाव को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे तारे नजर आ रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। मालिक, ये देखकर अंगरक्षक ने आरव पर हमला करना छोड़ दिया और वेनफेग की रक्षा के लिए दौड़ा। आप कौन है? तुमने मुझे क्यों मारा? वेनफेग अवाक रह गया। वह अपने सामने खड़े लाल बालों वाले इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता था। वह बेवजह उससे टकरा गया। क्या बकवास है? मैं कौन हूं? लाल बालों वाले व्यक्ति ने अहंकार से कहा, यहाँ की 3 गलियां मेरी सुरक्षा में हैं। तुम तो ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यहाँ मेरे उपकारकर्ता को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप यही मान रहे हैं? उपकारी। वेनफेग और अंगरक्षक दंग रह गए। वे मुंह खोले आरव को घूर रहे थे। हाय लिटिल चिक। आरव मुस्कुराया। हाय मास्टर आरव, मैं तो बस आपको धन्यवाद देने ही वाला था। फायर बॉस आरव के पास दौड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी पत्नी आज सुबह जल्दी घर आ गई। उसने मुझे माफ कर दिया है। ये सब आपके कारण है। आज से तुम मेरे उपकार करता हो। आरव ने रहस्यमयी भाव से कहा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। मैंने पहले भी तुम्हारी मदद की है, इसीलिए अब तुम मेरी मदद कर रहे हो। हाँ 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 मास्टर, आप सही कह रहे हैं। फायर बॉस ने सिर हिलाया। वह आरव के बारे में बहुत अंधविश्वासी था। भले ही आरव ने कहा हो कि उस बात की गंध अच्छी है, फायर बॉस फिर भी सिर हिलाकर सहमति जताएगा। अपने सामने का दृश्य देखकर वेनफेग का मन तुरंत हजारों श्रापों से भर गया। उसके मन में यह विश्वास था कि वह आज आरव को हरा सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव ने पहले से ही सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया था और जानबूझकर उसे पिटने के लिए यहाँ बुलाया था। मालिक चलो, वहां दर्जनों गुंडे हमें घूर रहे हैं। आप एक इज्जतदार व्यक्ति हैं। अगर आप परेशानी खड़ी करेंगे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। अंगरक्षक ने धीरे से कहा। यह वेनफेग बहुत अनिच्छुक था, लेकिन उसके पास अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, चलो चले। छुट्टी। लगता है आप कुछ भूल गए हैं, है ना? आरव जियाओबेई ने अपना मुंह खोला और कहा, तुम क्या चाहते हो? वेनफेग का दिल कांप उठा क्योंकि उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास पैदा हो गया था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं आज तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। ज्यादा दूर मत जाओ। वेनफेग क्रोधित था। आखिरकार वह वेन परिवार का युवा मालिक था। आज वेन तियान्युआन द्वारा पीटे जाने से वह पहले से ही क्रोधित था। कोई रास्ता नहीं था कि वह आरव को उसे पीटने दे। मैं बहुत दूर चला गया हूं, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। अगर फायर बॉस यहां नहीं होता तो आप मुझे पीट पीट कर अधमरा कर देते। वह बदमाश कौन है? यह। वेनफेग अवाक रह गया। वह गुस्से से चिल्लाया, मैं वेन परिवार का युवा स्वामी हूं। मैं तुम्हें कभी भी मुझे मारने नहीं दूंगा, कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। पापा। फायर बॉस ने धीरे से ताली बजाई। अचानक आसपास से लोगों की एक घनी भीड़ बाहर आ गई। मोटे तौर पर देखा जाए तो वहां कम से कम 40 से 50 लोग थे, और उनमें से हर एक के हाथ में एक चाकू या स्टील का पाइप था। वे भेड़ियों और बाघों की तरह आक्रामक थे। ये बिल्कुल फिल्म यंग एंड डेंजरस की तरह था।
कुछ ही सेकंड में उन्होंने इलाके को घेर लिया था। क्या बकवास है। विनफेक बुरी तरह डर गया। इस दृश्य ने उसके दिल पर गहरा असर डाला। वह इतना डर गया कि उसे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। अंगरक्षक भी पूरी तरह भयभीत था। सामान्य परिस्थितियों में वह एक साथ 10 लोगों से लड़ सकता था, लेकिन इस समय उसके चारों ओर दर्जनों हथियारबंद बदमाश थे। अगर उसे 10 जिंदगियां भी मिल जाएं तो भी वह बच नहीं पाएगा। आप सभी को मास्टर आरव के कहे अनुसार ही करना चाहिए, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। फायर बॉस ने उन्हें ठंडी निगाह से देखा और धमकी दी। हालांकि वह आरव के सामने एक घरेलू बिल्ली की तरह आज्ञाकारी था, लेकिन दूसरों के सामने वह एक खूंखार बाघ की तरह था। इधर आओ। आरव ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली से विनफेक को इशारा किया। मास्टर, जल्दी करो, नहीं तो हम दोनों की मौत भयानक होगी। अंगरक्षक पहले से ही बुरी तरह डर गया था। उसने न केवल विनफेन की रक्षा नहीं की, बल्कि उसने विनफेन को पीछे से धक्का भी दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विनफेन का चेहरा मुड़ गया था। वह बेहद उदास था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसके पास आरव के सामने आज्ञाकारी ढंग से चलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। तारांकन पियाक, तारांकन। बिना एक शब्द कहे आरव ने अपना हाथ उठाया और विनफेन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। आउच। विनफेन थप्पड़ से बुरी तरह चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके गाल पर एक चमकदार लाल हथेली का निशान दिखाई दिया और उसके माथे से अभी भी बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। तुम बहुत मोटी चमड़ी वाले हो। जब तुम मुझे मारते हो तो मेरा हाथ दुखता है। आरव ने अपना हाथ घुमाया और शिकायत की। विनफेन के चेहरे पर आंसू लुढ़क गए। आपके पिता का चेहरा सूजा हुआ है, आपके हाथ में चोट कैसे नहीं लग सकती? आपके अंदर कितनी नफरत है, आपके अंदर कितनी नफरत है? क्या आपको इतना बल प्रयोग करना पड़ेगा? अपने मन में विनफेन ने आरव के पूर्वजों की सभी 18 पीढ़ियों को 100 बार कोसा। 100 बार। लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि अगर उसने आरव को नाराज किया तो उसे फिर से पीटा जाएगा। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो, आरव ने शांति से कहा। विनफेन और अंगरक्षक तुरंत घटनास्थल से भाग गए, जैसे कि उन्हें माफ कर दिया गया हो। इसके बाद आरव ने फायर बॉस का फोन नंबर याद कर लिया और शहर के पश्चिमी हिस्से से निकल गया। जब वह टैक्सी में था, आरव ने तुरंत अपने दूसरे भाई से संपर्क किया। उस आदमी के पास बहुत खाली समय था। उसने तुरंत जवाब दिया, भाई, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जब से उसने आरव के साथ विवाह का बंधन तोड़ा था, उसके दूसरे भाई ने आरव को अपना दोस्त मान लिया था। इससे उसे कई औपचारिकताओं से छुटकारा मिल गया। आरव, मैंने अभी अभी एक नश्वर को अपना शिष्य स्वीकार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिए अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने का कोई तरीका है। जूबाजी प्रशिक्षण एक लंबी प्रक्रिया है। यदि आप कम समय में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लाओत्जू की अच्छी किस्मत की स्वर्ण गोली पर हाथ डालना होगा। आरव, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जूबाजी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सौभाग्य की स्वर्ण गोली की कीमत 1 लाख योग्यता अंक है। क्या बकवास है। आरव का हाथ कांपने लगा। उसका फोन लगभग गिर गया। एक व्यक्ति को बचाना एक पुण्य अंक के बराबर है। 1 लाख लोगों को बचाने के लिए 1 लाख पुण्य अंक, ये कैसा मजाक है? आरव, क्या कोई और रास्ता है? असल में मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं बस इतना चाहता हूं कि उसे दूसरे इंसानों द्वारा तंग न किया जाए। जूबाजी, आप केवल मनुष्यों की ताकत चाहते हैं। यह आसान है, आप यानवान से उसकी ताकत मांग सकते हैं। आरव, मैं यानवान के इतने करीब नहीं हूं। मुझे यकीन नहीं है कि वह मुझे अपनी ताकत देगा या नहीं। जूबाजी, बेशक वह तुम्हें अपनी ताकत मुफ्त में नहीं देगा, लेकिन वह आदमी पेटू है। जब तक तुम उसे अच्छे खाने का लालच देते रहोगे तब तक कोई समस्या नहीं होगी। पेटू। आरव अचंभित रह गया। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि नरक का राजा, जो अंडरवर्ल्ड का प्रभारी था और हजारों भूतों पर शासन करता था, वास्तव में एक खाने का शौकीन था। आरव ने खुद को शांत किया और ग्रुप में यानवान का प्रोफाइल चित्र ढूंढा। कुछ मिनट बाद आरव का सेलफोन वाइब्रेट हुआ। डिंग। यानवान ने आपको मित्र के रूप में जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। आरव ने अपनी नजर एकाग्र की और उसका चेहरा गंभीर हो गया। जैसा कि कहावत है, यदि यानवांग आपको आधी रात तक मरवाना चाहता है तो कोई भी आपको आधी रात तक जीवित रखने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे इस देवता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आरव, नमस्ते यानवांग। यानवांग, हाँ क्या बात है? आरव, बात यह है कि मैंने जूबाजी से सुना है कि मैं आम लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए आपकी शक्ति उधार ले सकता हूँ। तो यानवांग, चूंकि जूबाजी ने आपको मुझसे मिलवाया है तो आपको नियम पता होने चाहिए, है ना? 3 मुस्कुराते हुए इमोजी। यानवांग इमोजी का उपयोग कर रहा है। क्या आपको इतना प्यारा होना जरूरी है? आरव, मैं समझता हूँ। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर स्वादिष्ट खाना देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है? यानवांग, मुझे स्वाद की परवाह नहीं है, लेकिन ये कुछ नया होगा। मैं सामान्य भोजन से उब गया हूँ। 3 ठंडे इमोजी। आरव, ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने दो यानवांग। यानवांग, मैं एक मीटिंग के लिए नरक के 18वें स्तर पर जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम इसे 5 मिनट के भीतर निपटा लो। 3 घड़ी इमोजी। आरव दंग रह गया। फिर वह सचमुच घबरा गया। रात के 11 बज रहे थे। वह टैक्सी में बैठा था। सारी दुकानें बंद थीं। 5 मिनट में उसे यानवान के लिए खाना कहां से लाना था? जब आरव बहुत घबरा रहा था तभी उसने देखा कि ड्राइवर की जेब में आधा पैकेट बची हुई मसालेदार छड़ियों का था। पेंच कसना, मुझे बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। आरव इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। उसने दांत पीसते हुए पूछा, सर, क्या आप मुझे अपनी मसालेदार स्टिक बेच सकते हैं? हम। ड्राइवर चौंक गया। फिर वह हंसा और बोला, यह कोई कीमती चीज नहीं है। मैं इसका आधा हिस्सा पहले ही खा चुका हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप इसे ले जा सकते हैं। फिर उसने मसालेदार स्टिक का आधा पैकेट आरव को दे दिया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरव ने मसालेदार चढ़ेल ली और यह सोचने लगा कि इसे यानवान तक कैसे भेजा जाए। जब उन्होंने लाल गिफ्ट भेजे विकल्प पर क्लिक किया तो प्राप्त करे विकल्प आया। जब उन्होंने फिर से उस पर क्लिक किया तो कैमरे से आध्यात्मिक प्रकाश की किरण निकली। तारांकन स्वूश तारांकन मसालेदार छड़े लाल लिफाफे में रखी गई। भेजना डिंग, आपने यानवान को एक लाल गिफ्ट भेजा है। लानत है, क्या कुछ भेजना इतना आसान है? क्या ये बहुत जादुई नहीं है? आरव आश्चर्यचकित था। हालांकि जैसे ही उसने लाल गिफ्ट भेजा उसे पछतावा होने लगा। दूसरा पक्ष नरक का राजा था। क्या मसालेदार ग्लूटेन का आधा पैकेट भेजना बहुत बचकाना नहीं होगा? अगर वह बूढ़े आदमी को नाराज कर देता तो वह जीवन और मृत्यु की पुस्तक पर लाल क्रॉस बना देता। आरव जवानी में ही मर जाता। समय बीतता गया। आरव को बहुत पसीना आ रहा था। बुद्ध मुझे अर्जुन आधार व पेय की मात्रा दे। भले ही नरक के राजा को ये पसंद ना आए, कृपया नाराज न हो। अगर नहीं तो मैं खत्म हो गया। डिंग, उसका मोबाइल फोन बज उठा। आरव का दिल उसके गले में आ गया। हालांकि जब उन्होंने संदेश की जांच करने का साहस जुटाया तो वे तुरंत अचंभित रह गए। यानवान भी, अच्छा खाओ। लार टपकाने वाली इमोजी। यानवान, साथी साधक, आपके भोजन का नाम क्या है? इस राजा ने इसे पहले कभी नहीं खाया है। ये स्वाद बहुत ताज़ा था। यानवान, साथी साधक, क्या आपके पास अभी भी इस तरह का स्वादिष्ट व्यंजन है? क्या आप इस राजा को थोड़ा और दे सकते हैं? इस राजा को अभी भी पर्याप्त नहीं मिला है। यानवान, साथी साधक, क्या आप अभी भी वहां हैं? कृपया इसे देखते ही तुरंत उत्तर दें। स्क्रीन पर आए संदेश को देखकर आरव को अपने जीवन पर संदेह होने लगा। नरक का राजा मसालेदार ग्लूटेन के आधे पैकेट के लिए पागल हो रहा था। ये बहुत अनुचित है। वास्तव में आरव ने खुद को शांत किया और कहा, उस खाने को स्पाइसी ग्लूटेन कहते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ है। अब मेरे पास यह नहीं है। यदि भविष्य में मुझे इसे पाने का मौका मिला तो मैं इसे अवश्य ही नर्क के राजा को दे दूंगा। आरव बेवकूफ नहीं था। चूंकि नर्क के राजा को मसालेदार ग्लूटेन बहुत पसंद था, इसलिए वह इसे और भी ज्यादा कीमती बना देगा। इस तरह नर्क का राजा उसके प्रति और भी अधिक आभारी होगा। साथ ही वह मसालेदार ग्लूटेन खाने के लिए और भी अधिक उत्सुक होगा। भविष्य में उसके लिए नरक के राजा से मदद मांगना बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ, इसे भूख विपणन कहा जाता है। यानवान, बहुत बुरा हुआ। कीमती चीजें हमेशा इतनी दुर्लभ होती हैं। 3 निराश इमोजी, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो। डिंग, आपको यानवान से एक लाल लिफाफा मिला है। आपको एक उच्च स्तरीय नेदर स्पिरिट बैटल स्काउटर मिला है। इसे आपके खजाने के बक्से के अंदर संग्रहित किया गया है। आरव ने जब ये देखा तो वह बहुत खुश हुआ। नेदर स्पिरिट बैटल स्काउटर, इसका नाम ही इतना बड़ा एहसास दिलाने के लिए काफी था कि यह बहुत बढ़िया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसे प्राप्त करने के लिए उसे मसालेदार ग्लूटेन का केवल आधा पैकेट ही लेना पड़ा। यह बहुत बढ़िया था। यानवान, मुझे अभी मीटिंग में जाना है। मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकता। अगली बार जब तुम मसालेदार ग्लूटेन खाओ तो उसे मेरे लिए बचाकर रखना। 3 लार टपकाने वाली इमोजी। आरव अपने खजाने का संदूक खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उच्च स्तरीय नेदर स्पिरिट बैटल स्काउटर खुद नर्क के राजा द्वारा बनाया गया। यह एक बुनियादी नेदर स्पिरिट बैटल स्काउटर है जिसमें अधिक कार्य हैं। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? क्या इस चीज को सामान्य और उच्च स्तरीय में विभाजित किया जा सकता है? ऐसा लगता है जैसे नर्क का राजा मुझे दोस्त की तरह मानता है। आरव मुस्कुराया। इसका इस्तेमाल करें। उसने अपनी उंगली खजाने की पेटी की ओर उठाई। तुरंत खजाने की पेटी से एक नीली रोशनी निकली और सीधे आरव की बाईं आंख में जा लगी। एक क्षण में ही आसपास की हर चीज गहरे नीले रंग में बदल गई। आरव की आंखों में अंडरवर्ल्ड के अनगिनत प्राचीन पात्र घूम रहे थे। यह एक नदी की तरह था जो हजारों सालों से बह रही थी। यह एक रहस्यमय शक्ति को जन्म दे रही थी। ये अक्षर अंततः एक डिस्क के आकार में बन गए। यह एक प्राचीन संरचना की तरह लग रहा था। यह आरव की बाईं आंख में पूरी तरह से छिपा हुआ था। जब सब कुछ सामान्य हुआ तो 10 मिनट से अधिक समय बीत चुका था। युवक, हम ग्रीन वाइन यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। तुम ध्यान क्यों भटक रहे हो? नौजवान, ड्राइवर बहुत देर तक चिल्लाता रहा। कितना? आरव ने अपना कठोर चेहरा रगड़ा। पिछले 10 मिनट से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। आखिरकार वह इसे महसूस कर पाया। 18 युआन, ड्राइवर ने कहा। ठीक है, छुट्टे पैसे रख लो। आरव ने 20 युआन निकाले और ड्राइवर को थमा दिए। जब उसने अपना सिर उठाया और ड्राइवर की तरफ देखा तो वह दंग रह गया। डिंग, खेती 0, स्वास्थ्य 1, युद्ध शक्ति 5। आरव की बाईं आंख में नीले रंग के शब्दों की एक पंक्ति उभरी। ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए एक छोटा तीर भी था। ये नेदर स्पिरिट बैटल स्काउटर के कार्यों में से एक होना चाहिए। तो ये ड्राइवर कमजोर है। हा। आरव बहुत खुश था। मेरी अपनी युद्ध शक्ति के बारे में क्या? डिंग, खेती 0, स्वास्थ्य 1, युद्ध शक्ति 4। लानत है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं किसी कमजोर व्यक्ति से भी तुलना नहीं कर सकता। आरव का चेहरा लाल हो गया। वह अपनी लड़ाकू शक्ति को बेहतर बनाने के लिए और भी दृढ़ था। ड्राइवर को पैसे देने के बाद आरव कार से उतरा और स्कूल के गेट की ओर चला गया। अचानक उसने स्कूल के प्रवेश द्वार के पास दीवार के कोने पर एक महिला को घेरकर खड़े कुछ पुरुषों को देखा जो गुंडे जैसे दिख रहे थे। अगर यह कोई दूसरी महिला होती तो आरव को शायद कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यह महिला ऐसी थी जिसका उसे ख्याल रखना था, क्योंकि वह आरव की क्लास काउंसलर थी। योजक चिन्ह